अब जैसी हमारी कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट की आंख खुलती है, वो एक दूसरे वर्ल्ड में होता है जहाँ की हवा काफी ताजी है और तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम है आटो और वो उससे कहती है, ओ माय किंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये एक गेमिंग कैरेक्टर है जिससे वो बात कर सकता है। लेकिन अब भी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को ये बात समझ नहीं आती कि ये लड़की उसे किंग क्यों बुला रही है और ये उससे बातें कैसे कर सकता है जबकि ये लड़की एक गेम की कैरेक्टर है जिस गेम को वो काफी पहले खेला करता था। और इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम ये बात जान लेते हैं कि हमारा ये जो प्रोटैगनिस्ट है वो भी एक गेम खेलते खेलते मारा गया क्योंकि इसे गेम खेलने का काफी शौक था। वैसे तो गेम खेलने का शौक मुझे भी काफी ज्यादा है, क्या मैं भी ऐसे मरने वाला हूँ और किसी दूसरे वर्ल्ड में रिइनकार्नेट हो जाऊंगा? अभी आटो से ये पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये हेवन है? और वो उसे ये बताती है कि मैं ये बात नहीं जानती कि ये जगह कौन सी है और मैं भी अचानक से ही यहाँ पर आ गई हूँ, पर ये जगह मुझे हेवन नहीं लगती, पर ये जगह ऐसी लग रही है जैसे कि ये इटर्नल नेशंस की जैसी हो। अब आटो उसके पास जाकर उससे कहती है कि आप यहाँ पर आ चुके हो तो चलो हम अपनी जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। टाकुटो, जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है, वो ये कहता है कि चलो दोबारा से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। और ये सुनते ही आटो काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद टाकुटो यहाँ पर एक बग को समन करता है जो कि दिखने में काफी अजीब लग रहा होता है। टाकुटो उससे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और आसपास के सारी एरिया पर नजर रखो और वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। टाकुटो इस बग की आंखों से सारा कुछ देख रहा होता है, यानी कि जो भी ये बग देखता है वो सारा कुछ टाकुटो भी देख सकता है। लेकिन वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान है कि अभी तक कोई भी एनिमल उनके सामने नहीं आया जो कि उनके खाने का इंतजाम कर सके। पर तभी वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने काफी सारे डार्क एल्व्स हैं और वो ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। आटो उसे बताती है कि अगर उनके सामने डार्क एल्व्स हैं तो पक्का ये फैंटेसी वर्ल्ड है। डार्क एल्फ वैसे तो न्यूट्रल होते हैं लेकिन वो थोड़ी सी इविल भी होते हैं। अगर यहाँ पर कोई और भी सिविलाइजेशन है तो पक्का हमें यहाँ से भागना होगा वरना छुप कर रहना होगा क्योंकि मैं वॉर को अवॉइड करना चाहता हूँ। आटो भी उसे समझाने का काफी ट्राई कर रही होती है और तभी वो ये कहता है कि इससे पहले हम यहाँ से जाएं, मैं उन सभी डार्क एल्व्स को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ और अगर पक्का यहाँ पर कोई और सिविलाइजेशन है तो हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि वैसे भी हम पीस और हार्मनी को काफी सपोर्ट करते हैं। और तभी अचानक से उनके सामने काफी सारे डार्क एल्फ आ जाते हैं। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे एल्व्स इस जंगल को छोड़कर यहाँ से जा रहे होते हैं और साथ में इन सभी का मास्टर जिसका नाम है गिया, वो ये बताता है कि उन सभी ने अपना गांव छोड़ दिया है। साथ में वो ये कहता है कि इस जंगल में खाने के लिए सामान काफी कम है तो उनका यहाँ पर सरवाइव करना काफी मुश्किल हो रहा है और साथ में उनके बच्चे भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सारे ऐसे ही बातें करते करते टाकुटो के सामने आ जाते हैं और जैसे ही गिया अपने सामने टाकुटो को नोटिस करता है तो वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और उसे टाकुटो एक काफी खतरनाक इविल बीइंग लग रहा होता है और वो उसके सामने झुक जाता है और उससे ये कहता है कि मैं माजराम क्लैन का एक डार्क एल्फ हूँ और मेरा नाम है गिया। और वो इनसे माफी मांग रहा होता है कि वो इनके इलाके में आ गया। आटो उससे पूछती है कि तुम्हारे यहाँ पर आने का रीजन क्या है। ये सुनते ही गिया उसे एक काफी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देना शुरू करता है और जैसे टाकुटो उससे कुछ कहता है तो उसकी दोबारा से फट जाती है। आटो उससे कहती है, हमारे किंग तुमसे कुछ कह रहे हैं तो तुम जो भी जानते हो जल्दी से बता दो। अब गिया उन्हें सारा कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि उन्हें उनके क्लैन से बाहर निकाल दिया गया है और उनके पास जितना भी खाना था वो सारा खत्म हो चुका है और इस जंगल में खाने के लिए अब कुछ भी नहीं है तो इसीलिए उनका सरवाइव करना भी काफी मुश्किल होता जा रहा है। ये सुनते ही टाकुटो उसके सामने काफी सारे एप्पल्स डाल देता है। गिया ये सोचता है क्या मुझे इन एप्पल्स को खाना चाहिए और मैंने आज से पहले ऐसा फ्रूट कभी भी नहीं देखा। पर तभी अचानक वो ये देखता है कि उसके सारे साथी इस एप्पल को खा रहे होते हैं और उन्हें ये काफी अच्छा भी लगता है, यानी कि वो सारे काफी खुश होते हैं। अब गिया टाकुटो के सामने सर झुका लेता है और वो उससे कहता है कि आपने हमें ये जो सारे फ्रूट्स दिए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि काफी लंबे टाइम से भूखे हैं, तो मैं ये सारे फ्रूट्स उन्हें देना चाहता हूँ। ये सुनते ही टाकुटो का दिल पिघल जाता है और वो इसे काफी सारे फ्रूट्स और सब्जियां दे देता है जिसको देकर गिया और उसके साथी काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो इन सभी चीजों को लेकर अपने बाकी के साथियों के पास जाता है और उन्हें ये सारा खाना खिला देता है जिससे वो दोबारा से हेल्दी हो जाते हैं। अब एक डार्क एल्फ गिया के पास आकर उससे ये पूछता है कि तुम्हें ये सारे फ्रूट्स कहाँ से मिले? अरे बस यहीं पर पड़े हुए। अब रात में हमें इन सभी के एल्डर को दिखाया जाता है जिनका नाम है मोल्टार और वो यहाँ पर आकर ये कहते हैं कि मैंने काफी लंबी जिंदगी जी है लेकिन मैंने आज से पहले ऐसे फ्रूट कभी भी नहीं देखे, तुम ये कहाँ से लेकर आए हो? गिया उन्हें बताता है कि आज मैं जंगल में एक काफी खतरनाक बीइंग से मिला जिसकी पावर्स काफी इंसेन थी। एक सेकंड, क्या तुम किंग ऑफ रूइन के बारे में बातें कर रहे हो? पुरानी किताबों में ये लिखा हुआ है कि जब पूरा समाज फल फूल रहा होगा तो किंग ऑफ रूइन अपीयर होगा जो कि सारी चीजों को बर्बाद कर देगा।
मोल्टार उससे कहते हैं कि मैं इन सभी बातों को काफी अच्छे से नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि ऐसा बस किताबों में लिखा है, लेकिन क्या उस इंसान ने अपना नाम किंग ऑफ रूइन बताया था? गिया उनसे कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर वो काफी डरावना था और मुझे ऐसा लगता है कि ये नाम उसके ऊपर काफी सूट करता है। मोल्टार उससे कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है और मेरा माना भी थोड़ा सा रिकवर हो चुका है, तो अब मैं ये बता सकता हूँ कि ये जंगल बिल्कुल भी नॉर्मल जंगल नहीं है। और तुम मुझे ये बताओ कि उस इंसान ने तुमसे कुछ मांगा जब उसने तुम्हें फ्रूट्स दिए? नहीं, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है, मैंने बस उसे अपनी सिचुएशन बताई थी और उसे हमारे ऊपर तरस आ गया। मोल्टार ये सोचते हैं कि कोई भी इविल बीइंग ऐसे तरस कैसे कर सकता है। ये सारी बातें बताते हुए गिया उस बंदे को रिस्पेक्ट शो कर रहा होता है। ये सुनते ही मोल्टार को काफी गुस्सा आ जाता है कि तुम उसे रिस्पेक्ट शो क्यों कर रहे हो? जब हम दिक्कतों में थे तो उसने हमारे ऊपर ग्रेस की, यानी उसने हमारी हेल्प की, तो इसलिए मैं उसके प्रति रिस्पेक्ट को शो कर रहा हूँ और इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ और मैं डार्क एल्फ का लीडर हूँ, तो अब उस किंग से मैं बात करूंगा। इस तरफ आटो टाकुटो के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने अपना माना डार्क एल्फ के ऊपर खर्च कर दिया है। टाकुटो उससे कहता है मुझे उन सभी के ऊपर दया आ गई तो मैं क्या करता। वो ये कहती है कि हमारी जनरेशन अभी ही शुरू हुई है और हम इस बात को नहीं जानते कि हमारे आसपास कौन कौन है, तो हमें अपनी माना को काफी सोच समझकर खर्च करना होगा। अच्छा ठीक है, तुम जो भी कहती हो मैं तुम्हारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। और वो उससे ये कहता है कि मुझे तुम्हारी काफी जरूरत है। ये सुनते ही आटो काफी खुश हो जाती है। टाकुटो उसे ये बताता है कि मैं दोबारा से उन डार्क एल्फ से बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनसे सही से बात नहीं कर पाया। जब मैं तुम्हारे साथ बातें करता हूँ तो मेरे वर्ड्स काफी आसानी से बाहर निकलते हैं, पर दूसरों के सामने ऐसा नहीं होता, मैं काफी ज्यादा फंबल करता हूँ। पर मुझे तो ऐसा लगा था कि आप नाटक कर रहे हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस थोड़ा सा ऑकवर्ड हूँ। जब ये दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि वही गंदा सा बग इन दोनों की बातें सुन रहा होता है, जिसके बाद ये दोनों टाकुटो से बात करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ ये बग टाकुटो को सारी कहानी सुना देता है कि डार्क एल्फ के मास्टर यहाँ पर आ रहे हैं और टाकुटो ये सोचता है कि अगर इस जगह पर दो कल्चर एक साथ रहेंगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। अगली सीन में मोल्टार और टाकुटो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और मोल्टार उसके सामने झुक जाते हैं और उसे काफी नम्र स्वभाव में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरा नाम है मोल्टार और मैं डार्क एल्फ का लीडर हूँ। आटो भी टाकुटो का इंट्रोडक्शन देती है और वो ये बताती है कि इनका नाम है इरा टाकुटो और ये एपोकलिप्स के लॉर्ड हैं और साथ में रूलर ऑफ रूइन भी। जिसके बाद आटो उनसे कहती है कि वो यहाँ पर रखे हुए बाकी के फ्रूट्स लेकर भी यहाँ से चले जाएं, पर हम इसके बदले में आपको क्या दे सकते हैं। आटो उससे कहती है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम हमारे किंग को दे पाओ जिससे वो खुश हो जाएं। ये सुनते ही मोल्टार थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। आटो उससे पूछती है क्या तुम कोई प्लान बना रहे हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाकुटो को भी ऐसा लगता है कि सारी सिचुएशन काफी वर्स्ट होती जा रही है, तो वो आटो से कहता है कि मैं इन सभी से कुछ ऐसा लेना चाहता हूँ जिससे हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए और ये भी काफी खुश हों। लेकिन आटो को ये बात समझ नहीं आती कि वो इनसे क्या मांगे। जिसके बाद वो ये कहती है कि तुम हमें बाहर की दुनिया के बारे में बताओगे, क्या तुम्हें ये मंजूर है? और वो ये कहता है कि हाँ, हमें ये मंजूर है। मोल्टार आटो से पूछता है कि हम इस जंगल में रह सकते हैं, पर वो इसे साफ मना कर देती है। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो और साथ में अपने साथियों की भी, तो तुम्हें इस जंगल को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। गिया कुछ बोलने वाला होता है पर मोल्टार उसे चुप करा देते हैं। जैसा किंग चाहते हैं वैसा ही होगा। अब ये सारी बातें होने के बाद टाकुटो को काफी बुरा लग रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि सच में ये सही हो रहा है, क्या उसने सही किया। जिसके बाद वो ये सारी बातें आटो से डिस्कस करता है और आटो उन दोनों से कहती है कि मेरे मालिक यहाँ पर एक सिविलाइजेशन बसाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि तुम इसके सदस्य बन जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो हमारे मालिक तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अगर हम तुम्हारी नेशन के सिटीजन्स बनेंगे तो इससे हमारा क्या फायदा होगा। वैसे मैं ये कहना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम सारे इविल बीइंग्स बन जाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। सुबह होते ही टाकुटो डार्क एल्फ के कैंप में आ जाता है और सारे लोग झुककर उसका स्वागत कर रहे होते हैं, यानी कि इन लोगों ने उसकी नेशन में सिटीजन्स बनने का फैसला एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे टाकुटो एक डार्क एल्फ के पास से गुजरता है तो वो अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जाकर वो अपनी थ्रोन पर बैठ जाता है और आटो उन सभी से कहती है कि हम तुम सभी को अपनी न्यू नेशन माइनोग्रह में एक्सेप्ट करते हैं। पर गिया को अपनी बॉडी में कुछ भी चेंजेस महसूस नहीं हो रहे होते। उसे ऐसा लगता है कि आटो ने उनसे कहा था कि वो सारे इविल में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उन सभी डार्क एल्फ की हेट्रेड काफी बढ़ जाती है और उन सभी को काफी गुस्सा आना शुरू हो जाता है, यानी कि वो सभी धीरे धीरे अपना आपा खो रहे होते हैं। टाकुटो उनसे पूछता है कि
तुम सारे सही हो। और उन सभी को ऐसा लगता है कि टाकुटो उनकी केयर कर रहा है, तो वो सारे उसे अपने किंग के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अरे ओए हमारे मालिक, हम तुम्हें अपने किंग के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। अब टाकुटो यहाँ की मैप को चेक करता है और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पर 2 तरह की नेशंस हैं और एक का नाम है होली किंगडम ऑफ क्वालिया, जहाँ के लोग होली गॉड ऑफ आर्लोस की वर्शिप करते हैं और यहाँ पर सारे ह्यूमंस रहते हैं, और दूसरा नेशन एल्व्स का है जो कि नेचर की वर्शिप करते हैं। अगर उन दोनों को ये पता लगा कि हमारा इविल नेशन भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो हमारी बैंड बच जाएगी और हमारे पास उनसे लड़ने के लिए इतनी मिलिट्री भी नहीं है, हम अभी काफी कमजोर हैं। आटो भी ये सारी बातें सुनते सुनते परेशान हो जाती है, पर वो ये कहता है कि यहाँ पर सारी चीजें इतनी भी बुरी नहीं है, हम इसे मैनेज कर सकते हैं। अगली सुबह गिया और ये सारे टाकुटो के सामने आ जाते हैं। गिया ये बताता है कि इसका नाम है एमिल और इसे बाहर की नेशन के बारे में काफी कुछ नॉलेज है, यहाँ तक कि ये लेजेंड्स के बारे में भी काफी अच्छे से जानती है, तो ये आपके काफी काम आ सकती है। आटो भी इन तीनों को अलग अलग काम दे देती है और इन तीनों को काफी बड़ी जिम्मेदारियां सौंप देती है। ये तीनों भी काम को लेकर काफी खुश हो रहे होते हैं। अब आटो टाकुटो से ये कहती है क्या हमें इनसे रिसोर्सेज को भी गैदर करवाना चाहिए, और वो थोड़ा सोचते हुए ये कहता है कि तुम्हारा टैलेंट को इम्प्रूव करवाने के बारे में क्या ख्याल है। वो मोल्टार से ये कहता है क्या तुम जंगलों को नुकसान पहुँचाए बिना यहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी कर सकते हो। वैसे हम यहाँ पर जंगल में अपना घर बना कर रहते हैं, पर अगर आप ये चाहते हो कि आप बड़ी पेड़ों को काट कर बिल्डिंग्स बनाओ तो हम ये कर सकते हैं। तो तुम सारे जाओ हार्ड वर्क करो और मुझे रिफॉरेस्ट करना मत भूलना। पर इन तीनों को रिफॉरेस्टिंग का मतलब पता नहीं होता। अब आटो उनसे पूछती है क्या तुम मिलिट्री मैजिक और 6 मेजर एलिमेंट्स के बारे में कुछ जानते हो। मोल्टार उनसे कहता है कि मैं 4 मैजिक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन इन्होंने आज से पहले मिलिट्री मैजिक के बारे में कुछ भी सुना नहीं होता। तो ये उसे सुनते ही थोड़े से हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिरकार मिलिट्री मैजिक क्या होता है। जिसके बाद आटो इन सभी को ये बताना शुरू करती है कि रिफॉरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ से तुम एक बार पेड़ों को काटोगे तुम्हें वहीं पर दूसरा पेड़ लगाना है। मोल्टार उससे पूछता है कि ऐसे तो नए पेड़ उगने में काफी लंबा टाइम लग जाएगा, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मेजर एलिमेंट्स का यूज करके इनकी ग्रोथ को काफी जल्दी बढ़ाया जा सकता है। एमिल उनसे पूछती है क्या सच में वो वाले फ्रूट्स भी किंग टाकुटो ने ही बनाए थे। आटो ये कहती है अरे हाँ, और मुझे वो ग्रेप्स काफी अच्छे लगते हैं, एकदम खट्टे मीठे। एमिल उनसे कहती है कि जो फ्रूट मैंने खाए थे उसके अंदर बीज थे जिन्हें मैंने बो दिया है, अब उसके अंदर से पेड़ भी निकलने शुरू हो चुके हैं, यानी कि छोटे छोटे पौधे। टाकुटो ये सुनते ही थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो ये सोचता है कि शायद से मैं इमरजेंसी प्रोडक्शन का यूज करके कुछ ऐसी चीजें भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ जो कि इस गेम में एग्जिस्ट नहीं करती। अब वो एक कॉइन को प्रोड्यूस करता है जिससे ये बात साफ हो जाती है और वो इससे काफी खुश था। वो ये सोचता है कि ये पावर तो सच में काफी कमाल की है, इससे मैं बेस मेटल्स, ऑयल और साथ में गन पाउडर भी बना सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ का होली नेशन, जहाँ पर एक प्रीस्टेस ये कहती है कि डार्क कॉन्टिनेंट के लैंड्स की तरफ से एपोकलिप्स का ओमेन आ रहा है। तभी अचानक यहाँ पर एक बंदा आता है और वो ये बताता है कि नॉर्दर्न प्रोविंस में बारबेरियंस आ चुके हैं। फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सारे के सारे डार्क एल्व्स सीड्स को प्लांट कर रहे होते हैं। अब ये सारे लोग उस जगह को चेक करने के लिए जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से कुछ मॉन्स्टर्स इन सभी के सामने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रीस्टेस होती है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उन सभी को काफी आराम से मौत की घाट उतार देती है। ये बंदा भी उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि सच में ये एक प्रीस्टेस नहीं है, ये तो एक डेडली वेपन की जैसी है। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सामने से सारी आइज गायब हो जाती है और वहाँ पर फ्लावर्स आ जाते हैं। तभी एक सोल्जर ये बताता है कि शायद तुम इनके बारे में नहीं जानते, ये इडोरागिया कॉन्टिनेंट की 7 ग्रेट सर्वाइवर सेंट्स में से एक है। जिसके बाद वो ये पूछती हैं कि एपोकलिप्स के ओमन वाले मैटर का क्या हुआ। ये बंदा कहता है कि मैं जितने बंदों को कमांड दे सकता था मैंने उन सभी को वहाँ पर भेज दिया है, पर हमें उस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। वो ये कहती हैं अगर तुमसे ये बात समझ नहीं रही है तो मैं वहाँ पर खुद जाऊंगी। इस तरफ इन सारे के सारे डार्क एल्व्स ने टाकुटो के लिए एक थ्रोन बना दिया होता है और साथ में एक काउंसिल भी, जो कि टाकुटो को काफी अच्छी लगती है। इन लोगों ने उसके लिए कुछ कपड़े भी डिजाइन किए होते हैं और जैसे टाकुटो इनको पहनता है तो ये कपड़े उसे काफी अच्छे लगते हैं और वो इन्हें पहनकर काफी खुश हो जाता है। आटो उससे कुछ कहने का ट्राई करती है पर टाकुटो अपने ही ख्यालों में बिजी होता है। मोल्टार ये कहता है कि अब हमें कौन सी बिल्डिंग को बिल्ड करना है। गिया ये बताता है कि वो पहले ही काफी सारा काम खत्म कर चुके हैं। जिसके बाद ये सारे बैठकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के बारे में सोच रहे होते हैं। मोल्टार ये कहता है
कि पहले हमें किस पर काम करना चाहिए। आटो काफी खुश होकर ये कहती है, और क्या मैजिक टेक्नोलॉजी। ये सुनते ही मोल्टार भी काफी खुश हो जाता है। अब आटो उन्हें मिलिट्री मैजिक के बारे में बताना शुरू करती है कि जैसे हम एक नॉर्मल मैजिक का इस्तेमाल करके बस कुछ ही लोगों पर अटैक कर सकते हैं, पर मिलिट्री मैजिक ऐसा नहीं है। इससे तुम काफी बड़े एरिया पर अटैक कर सकते हो, वो भी एक साथ। आटो उनसे कहती है कि मिलिट्री मैजिक पर रिसर्च करने के लिए हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि मैजिक को लेकर काफी इंटरेस्ट शो करते हो। मोल्टार इससे काफी खुश हो जाता है, अरे हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। गिया उन सभी से कहता है कि उन्हें एक आर्मी भी बिल्ड करनी चाहिए ताकि वो अपने किंग को बचा सके, लेकिन आटो इस चीज के लिए साफ मना कर देती है क्योंकि एक मिलिट्री कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती और उसे काफी ज्यादा माना की भी जरूरत होती है। ये सारी कहानी सुनने के बाद टाकुटो उनसे कहता है तो चलो फिर एक हीरो को प्रोड्यूस करते हैं। ये सुनते ही आटो भी काफी खुश हो जाती है, अरे हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन इन सारे डार्क एल्व्स को हीरोज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो आटो उन्हें बताती है कि हीरोज वो लोग होते हैं जो कि माइनो ग्रह में हमारे किंग को सर्व किया करते थे और उनके पास कोई न कोई स्पेशल एबिलिटीज होती हैं और इसलिए वो काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। लेकिन उन सभी में एक दिक्कत है कि वो सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके पेंच थोड़े से ढीले हो सकते हैं और इन सारे हीरोज को क्रिएट करने के लिए एक प्रोसेस होता है, पर अभी हम एक को तो कर ही सकते हैं। टाकुटो उन्हें बताता है कि वो अपने सारे सिटीजन से माना कलेक्ट कर रहे हैं जिससे उनका नेशनल माना भी काफी जल्दी बढ़ता जा रहा है। ये सारा माना इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा खुश हैं। टाकुटो ये कहता है कि मैं अपने सारे सिटीजन्स की हैप्पीनेस को एकदम टॉप पर लेकर जाने वाला हूँ जिससे हमें काफी सारा माना मिलेगा। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम दो पैलेडिन्स को देखते हैं जिनमें से एक प्रे कर रहा होता है जिसका नाम है लूनियस, और तभी दूसरा यहाँ पर आता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो हमें चलना है। ये दोनों ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं जिससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि सेंट स्वालिना के कहने पर ये सारे बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर एक जगह है जिसे इन्हें इन्वेस्टिगेट करना है। लूनियस भी जाते हुए सोचता है जब हायर्स कुछ काम कर रहे हो तो ये पता करना काफी मुश्किल हो जाता है कि उनके दिमागों में क्या चल रहा है। इस तरफ टाकुटो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और वो डार्क एल्व्स के घर को देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और काफी मजबूत भी। एमिल उन्हें सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है कि उन्होंने अभी तक कौन कौन से काम खत्म कर दिए हैं और वो जल्दी ही फूड स्टोर हाउस भी कंप्लीट करने वाले हैं। पास ही में उन्हें एक स्प्रिंग भी मिल चुका है और उन्होंने एक ऐसी बिल्डिंग भी बना ली है जहाँ पर सारे के सारे पेपर वर्क्स हो सकते हैं। टाकुटो ये सारा कुछ देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो ये सोचता है कि ये सारे लोग सच में काफी एडवांस हैं और इन्होंने वो सारी चीजें भी काफी अच्छे से हैंडल कर ली हैं जो कि मैंने इन्हें बताई नहीं थी। ये बात काफी इनक्रेडिबल है कि मैंने तुम सभी को अपना सिटीजन बनाया। ये सुनते ही एमिल काफी खुश हो जाती है, अरे शुक्रिया मालिक। अब एमिल उन दोनों को लेकर वाटर सोर्स की तरफ जाती है, पर टाकुटो के डार्क ऑरा की वजह से ये सारा पानी खराब हो जाता है और साथ में आसपास का सारा एरिया भी। मोल्टार और गिया भी यहाँ पर आ गए थे। वो ये देखते हैं कि इस पानी का कलर चेंज हो चुका है, लेकिन आटो इस पानी को पी लेती है और वो ये बताती है कि ये पानी एकदम सेफ है और इसे कर्स टेरिन कहा जाता है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि ये जगह माइनो ग्रह का डोमेन बन चुका है। चलो एक काम करो, तुम सारे डीप ब्रीदिंग करो, और जैसे सारे डीप ब्रेथ करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ पहले से काफी गुना बढ़ जाती है, दिमाग शार्प हो जाता है और साथ में वो तरोताजा महसूस करते हैं। आटो उन्हें बताती है कि ये कर्स टेरिन है जो कि इविल बींग्स को काफी कुछ देता है जैसे कि अभी तुम्हें मिला। गिया भी इस पानी को पीकर देखता है तो वो इसे काफी आराम से पी पा रहा होता है। टाकुटो ये बताता है कि कर्स टेरिन तुम सभी के लिए काफी अच्छा है और ये तुम्हारे लिए काफी कंपैटिबल भी है, और वो ये कहता है कि जल्दी ही ये सारा इलाका ऐसा ही होने वाला है। मोल्टार ये कहता है कि इतने छोटे इलाके पर नजर रखना काफी आसान है, लेकिन अगर ये काफी बड़ा हो जाता है तो हमारे एनिमीज हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं और हम उनकी नजरों में आ सकते हैं। गिया भी ये कहता है कि मैंने आप सभी से पहले ही कहा था कि चलो मिलिट्री को बनाते हैं, पर आटो उसे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे किंग हीरो को बनाने वाले हैं। पर अब भी हम इस बात को समझ नहीं पाए कि हीरोज क्या होते हैं, और अगले पल हम ये देखते हैं कि आटो अपने पीछे अटैक करती है और पीछे के सारे पेड़ों को काफी आराम से काट देती है। ये देखकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। आटो ये बताती है कि मैं भी एक हीरो हूँ और मैं अपने प्राइम टाइम में इससे 100 गुना ताकतवर होती हूँ, और शायद तुम्हें अब ये बात समझ आ गई होगी कि हीरो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो एक ही बार में पूरी आर्मी को खत्म कर सकते हैं। टाकुटो उन्हें बताता है कि हीरोज काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो टाइम के साथ काफी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं।
भले ही वो कुछ भी ना करें। तो इसका मतलब ये है कि लेडी आटो टाइम के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। टाकुटो कहता है कि तुमने एकदम सही समझा। अरे वाह, आप तो काफी कमाल की हो। तो चलो हम आपके लिए एक पैलेस बिल्ड करते हैं। टाकुटो उससे कहता है, अरे यार मुझे पैलेस की कोई भी नीड नहीं है। गिया उससे जिद करता है और आटो भी उसे इसके बेनिफिट्स बता रही होती है। इससे हम अपने सिटीजन्स की हैप्पीनेस को काफी ऊपर लेकर जा सकते हैं। और ये बात सुनते ही टाकुटो मान जाता है और वो ये कहता है, अरे हाँ तुम बना सकते हो, बना लो पैलेस। वैसे मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक दिन फ्लोटिंग कासल भी बनाऊं। आटो ये कहती है, पर ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब सिटी लेवल मैक्स हो। और ये सारी बातें इन डार्क एल्व्स के ऊपर से जा रही होती हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। बस वो टाकुटो के सामने झुक जाते हैं। इस तरफ इन दोनों पैलेडिन्स ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मौत की घाट उतार दिया होता है। ये तो बस अभी शुरुआत है। जैसे कि हम सारे पहले से ही जानते हैं कि होली किंगडम ऑफ क्वालिया के नॉर्दर्न प्रोविंसेस में बारबेरियंस आ चुके हैं और सेंट स्वालिना उन्हें रोकने के लिए वहां पर गई हुई हैं, पर वो उन्हें रोकने में नाकामयाब हो जाती हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे पैलेडिन्स और मर्सनरीज वहाँ पर नहीं जाते। एक बंदा ये कहता है कि हम सारे वहाँ पर इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पर एक विच है और हमें मरना नहीं है। अभी सारे एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और लूनियस इस बंदे के सामने बैठा हुआ होता है और वो उससे उसी विच के बारे में पता करता है। ये बंदा ये बताता है कि नॉर्दर्न प्रोविंसेस में जो भी हो रहा है मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी विच ने किया हुआ है। ये सारे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और इनका एक साथी ड्रिंक को ऑर्डर कर देता है क्योंकि वो काफी खुश है। अब वेडल ये बताता है कि वो एक चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जंगल में जा रहे हैं और अगर वो चीज डार्क हुई तो ये उसका सामना नहीं करेंगे, वहाँ से भाग जाएंगे। लूनियस ये कहता है, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो चीज डार्क है तो हमें उसका सामना करना होगा। तुम ग्लोरी के लिए ये सब मत करो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। और हाँ, यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों की फैमिलीज हैं और उनके पास न मरने का भी एक रीजन है। यहाँ पर टाकुटो ने सारे के सारे डार्क एल्व्स को इकट्ठा किया होता है और सामने फ्लैश ट्री के काफी सारे फ्रूट्स रखे होते हैं जिससे वो एक चीज को क्रिएट कर देता है। ये सारे उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। आटो ये बताती है कि यही हमारे किंग की पावर्स हैं। अब आटो टाकुटो से बातें करने के लिए उसके पास आ जाती है और वो उसे सारा कुछ इन्फॉर्म कर रही होती है। टाकुटो उससे कहता है कि चलो टाइम आ चुका है एक हीरो को समन करने का। वैसे आप किसको समन करने वाले हो? टाकुटो ये कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बग्स की क्वीन इसला को समन करूँ और अगर मैंने उसे समन किया तो यहाँ पर बग्स की पावर पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ जाएगी और हमारे पास काफी सारे लार्वा होंगे जिससे हमारी बग्स यूनिट भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये दोनों ऐसे ही गप्पे लड़ा रहे होते हैं और तभी सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन सारे मर्सनरीज और पैलेडियंस के सामने एक जॉइंट हिल आ जाता है। लूनियस और बाकी सब उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन वेडल ये कहता है कि मैं इससे फाइट करूंगा, तुम सारे पीछे हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और ये हिल जॉइंट भी उसके ऊपर अटैक करता है, पर ये अपनी स्वॉर्ड से उसके वेपन को काट देता है और अगली पल वो इसे काफी आराम से हरा भी देता है। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर टाकुटो बैठा हुआ बर्गर खा रहा होता है। आटो उससे कहती है कि तुम्हें कुछ हेल्दी खाना चाहिए। वो मैं पहले काफी खा चुका हूँ जब मैं हॉस्पिटल में था, पर तुम भी सैलेड खा रही हो, मुझे तुम्हारी चिंता है। टाकुटो उससे कहता है कि हमारे आसपास एक और जगह है जिसके बारे में हमें बातें करनी चाहिए और वो ये बताता है कि ये वाला पार्ट किंगडम ऑफ क्वालिया का पार्ट नहीं है और यही वो जगह है जिन्हें हमारे बारे में सबसे पहले पता लग सकता है। आटो ये सारी बातें सुनते ही परेशान हो जाती है और वो काफी चिंता में आ जाती है। टाकुटो उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, अभी तक किसी को भी हमारी एग्जिस्टेंस का पता नहीं लगा है। पर अगली पल वो अचानक से काफी शॉक्ड हो जाता है और आटो से ये कहता है कि इस जंगल की तरफ काफी सारे लोग आ रहे हैं जिनके पास वेपन्स हैं। ये सारे के सारे सोल्जर्स जंगल के सामने आ जाते हैं और अगली पल उनके सामने एक लड़की सामने से बाहर आती है। वेडल इन सभी को रुकने के लिए कहता है और वो इससे पूछता है, अरे ओए लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो ये बताती है कि मैं एक डार्क एल्फ हूँ और मैं सरवाइव करने के लिए इस जंगल में भाग कर आई हूँ। वेडल उससे कहता है कि हमारा काम इस फॉरेस्ट के अंदर है, अगर हम इसके अंदर जाएं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, पर वो इसे ऐसा करने से साफ मना कर देती है। लूनियस कुछ कहने ही वाला होता है पर वेडल उससे कहता है, तुम चुप हो जाओ, मैं इससे बात कर रहा हूँ। ये बंदा कुछ ज्यादा ही खड़ूस है। वेडल उससे कहता है कि हम यहाँ पर किसी काम से आए हैं तो हम सारे वापस लौट कर नहीं जाएंगे और तुम हमें अंदर जाने से मना क्यों कर रही हो? क्या जंगल में कुछ है? वो ये कहती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमारे लोग पहले ही डरे हुए हैं, यहाँ बस एक ही चीज है और वो है पीस। पर आप भी अंदर जाने की जिद क्यों कर रहे हो? हम यहाँ पर एक डिवाइन रिविलेशन के लिए आए हैं, हमें ये पता लगा है कि यहाँ पर एक कैलेमिटी रह रही है और हम इसे जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लूनियस उससे कहता है कि ये तो एक सीक्रेट था और तुमने इसके बारे में सभी के सामने रिवील कर दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि चुप हो जाओ, ये सीक्रेट हो या फिर ना हो,
कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि करनी पड़ती हैं। लूनियस उससे कहता है कि जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो मैं इसके बारे में हायर अथॉरिटीज को बताऊंगा। तुम्हारे मन में जो भी आता है तुम वो करना। और हाँ सुनो लड़की, इस फॉरेस्ट में कैलेमिटी होने का खतरा है और इसलिए हम अंदर जाना चाहते हैं, पर मैं आपसे कह रही हूँ कि इस लैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में होली नाइट्स को चिंता करने की जरूरत है। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ। लूनियस इस बात को नोटिस कर लेता है कि ये लड़की डार्क एल्फ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से डार्क एनर्जीज बाहर निकल रही होती हैं, और वो ये समझ जाता है कि वो बात एकदम सही है। वेडल उससे पूछता है क्या पक्का यहाँ पर कोई भी कैलेमिटी नहीं है, और क्या तुम इसके बारे में गॉड की कसम खा सकती हो? अरे हाँ, मैं तुमसे कह रही हूँ कि यहाँ पर कोई भी कैलेमिटी नहीं है और मैं इसके बारे में अपने गॉड की कसम खा सकती हूँ। अभी सारे वापस जाने के लिए मान जाते हैं। लूनियस उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो लोग पीस में रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमें इनसे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसके अंदर से इविल एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ, और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हमें धोखा दे रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। और हाँ सुनो, मैंने तुमसे कह दिया कि यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो चलो वापस चलते हैं। और मेरा यही फैसला है, तुमने ये सारा कुछ करके अच्छा नहीं किया, तो मैं इस मिशन की कमांड तुम्हारे हाथों से ले रहा हूँ और अब से ये मिशन मैं संभालूंगा। वेडल ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाता है। लूनियस उन सभी से कहता है कि हम सारे इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कर्स लैंड में जाने वाले हैं, तो चलो तैयार हो जाओ। वो इन सारे के सारे मर्सनरीज को ऑर्डर देता है कि वो इस लड़की को पकड़ लें, और वो इसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी अचानक से हमारा सीन चेंज हो जाता है। लूनियस बेहोश हो चुका था, और जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो ये देखता है कि उस लड़की ने सारे के सारे मर्सनरीज को जान से मार दिया है। और भाई ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आटो है। फिर हम दोबारा से वेडल को देखते हैं, जो कि बार्गो से ये कहता है कि तुम अपने साथी को यहाँ से भेज दो ताकि वो इसके बारे में सभी को बता पाए। पर बार्गो ये कहता है कि उसने हमारे मैसेंजर को पहले ही जान से मार दिया है। आटो भी इन सभी के सामने खड़ी होती है और वो ये कहती है कि जिस कैलेमिटी को तुम ढूंढ रहे थे वो अब तुम्हारे सामने है। ये सुनते ही उन सभी की फट जाती है, पर वेडल उनसे कहता है कि तुम सारे डरो मत, इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगली पल ये सारे के सारे मर्सनरीज आटो के ऊपर एरो से अटैक करते हैं, पर आटो अपने टेंटिकल से इससे काफी आराम से बच जाती है, जिसको देखकर इन सभी की काफी ज्यादा फट जाती है। वेडल घबराते हुए ये कहता है कि सारा कुछ एकदम सही चल रहा था। आटो ये बोलती है कि तुमने एकदम सही कहा, पर ये सारी कुछ इस बंदे की गलती है जिसने बीच में टांग अड़ाई। अब लूनियस घबराते हुए वेडल से ये पूछता है कि आखिरकार विच क्या होती है, और वेडल उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि आखिरकार विच किसको कहा जाता है। जिसके बाद ये दोनों भागते हुए आटो की तरफ जाते हैं और अपनी होली स्वॉर्ड टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर आटो अपने टेंटिकल से उससे काफी आराम से बच जाती है। तुम दोनों तो काफी कमजोर हो, पर वेडल ने उसके 2 टेंटिकल्स काट दिए होते हैं। आटो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है, तुम ये क्या कर रहे हो? अभी दोनों एक एक करके आटो के सारे टेंटिकल्स को काटना शुरू कर देते हैं, और अब उसके पास बस 2 ही टेंटिकल्स बचते हैं। जिसके बाद वो कुछ इंसानों को हॉस्टेज बना लेती है। तुम दोनों मेरी सोच से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आटो इस बात को काफी अच्छे से जानती है कि वो इन दोनों को हॉस्टेज बनाकर इनसे काफी आराम से बच सकती है, और वो इसी का सहारा ले रही होती है। लूनियस को ये सारा कुछ देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर वेडल उससे कहता है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए, हमें बस इसके 2 और टेंटिकल्स को काटना है, और फिर हम इसे काफी आराम से मार पाएंगे और कैलेमिटी से बच जाएंगे। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये दोनों आटो पर अटैक कर देते हैं, और इन दोनों हॉस्टेज के साथ आटो के इन दोनों टेंटिकल्स को भी काट देते हैं। आटो इससे काफी ज्यादा डर जाती है, पर वो डरने का नाटक कर रही होती है, और अगली पल हम ये देखते हैं कि वो वेडल को भी जान से मार देती है। लूनियस की ये सारा कुछ देखकर फट रही होती है, हमने तो इसके सारे टेंटिकल्स को काट दिया था। आटो उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास बस यही 6 टेंटिकल्स थे, मैं इन्हें जितना चाहे उतना बना सकती हूँ। लूनियस काफी गुस्से में आकर सारे के सारे सोल्जर से ये कहता है कि तुम सारे यहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में भाग जाओ, ताकि कोई हमारे होमलैंड में जाकर इस बात को इन्फॉर्म कर सके। अब वो दोबारा से आटो के ऊपर होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, पर आटो भी होली स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी इस अटैक को रोक लेती है। लूनियस ये देखकर काफी घबरा जाता है, आखिरकार तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकती हो? जब मैंने इस इंसान को मारा तो इसकी सारी टेक्निक्स मेरी हो गई। और ये बोलते ही वो लूनियस पर एक के बाद एक अटैक्स कर रही होती है, और वो इसे डॉज करने का ट्राई कर रहा होता है। आटो उसे बताती है कि मैंने वेडल की सारी टेक्निक्स और मेमोरी चुरा ली है, और वो आखिरी क्षणों में भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। पर तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आटो उससे कहती है कि ये सारे डार्क एल्व्स होंगे, मैंने उनसे कहा था कि किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने मत देना।
और इससे लूनियस को काफी गुस्सा आ जाता है और जैसे वो आटो पर अटैक करता है तो यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि आटो ने लूनियस को अपने टेंटिकल्स में पकड़ा हुआ है। आटो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है। अगर तुमने उस इंसान की बात मान ली होती तो आज तुम जिंदा होते और अपनी फैमिली के साथ होते, पर अब मैं तुम्हें मार दूंगी और साथ में तुम्हारी फैमिली को भी काफी बुरी तरह से मारने वाली हूँ। और इसके बाद मैं तुम्हारे गांव में जाऊंगी जहाँ से तुम यहाँ पर आए थे और मैं उन सभी को भी जान से मार दूंगी। और जब वो मुझसे पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ तो मैं तुम्हारा नाम लूंगी कि ये सारा कुछ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हो रहा है। लेकिन तभी अचानक से आटो का दिमाग चेंज हो जाता है और वो ये कहती है, पर तुम सच में काफी अच्छे इंसान हो, तुम गॉड में बिलीव रखते हो और तुम अपने नेशन के लिए भी काफी ईमानदार हो। लेकिन मुझे ऐसे ही लोगों से नफरत है जो कि अपने आप को ही सारा कुछ समझते हैं। फेयरवेल। और वो उसे जान से मार देती है। गिया और बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं। गिया आटो से ये कहता है, क्या तुमने उसे जो कुछ भी कहा क्या तुम वो करने वाली हो? आटो उससे कहती है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? पर क्या कुछ ऐसा है जो कि आपको परेशान कर रहा है? अरे हाँ, कुछ ऐसा तो है जो कि मैं अपने किंग को बताना चाहती हूँ। अब आटो टाकुटो से बातें कर रही होती है और उसे विचेस के बारे में बताती है, पर टाकुटो ये बताता है कि इटर्नल नेशंस में कहीं भी विच नहीं थी, यानी कि ये वर्ल्ड जिसमें ये दोनों हैं ये उस गेम से काफी सिमिलर है और थोड़ा सा अलग भी, क्योंकि गेम में कुछ ऐसा था कि आटो हारे हुए लोगों की स्किल्स को चुरा सकती थी, पर आटो ये कहती है कि शायद से मैं उनकी मेमोरीज को भी चुरा सकती हूँ। जिसके बाद वो ये कहती है कि उसे वहाँ पर जाए बिना ही क्वालिया के बारे में सारा कुछ पता लग चुका है और वो ये कहती है कि वहाँ पर जो डिजास्टर्स आए हुए हैं उसकी वजह से उनके पास कोई भी फोर्स नहीं है, यानी कि फोर्स काफी कम हो चुकी है और वैसे भी अब उनके पास हमारे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। पर टाकुटो ये कहता है कि मैं उस विच वाली बात को लेकर थोड़ा सा पैनिक हूँ। आटो ये बताती है कि क्वालिया के लोग भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, उन्हें बस इतना ही पता है कि उसने नॉर्दर्न प्रोविंसेस में काफी तबाही मचाई हुई है। और हाँ, एक बात और, वो सारे लोग उसे इराकिनो द स्लर्पिंग विच बुलाते हैं। अब फाइनली हमें उस विच को दिखाया जाता है जो कि सभी जगहों पर तबाही मचा रही होती है और खास करके वो मरे हुए लोगों को भी कंट्रोल कर रही होती है। टाकुटो अब भी आटो से बातें कर रहा होता है और वो ये कहता है कि नॉर्दर्न प्रोविंस में जो कुछ भी हो रहा है वो अभी ही होना शुरू हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो विच हमारी तरह ही इस वर्ल्ड में आई हो। आटो उससे कहती है कि उसके एक्शन से ऐसा लगता है कि वो भी एक इविल बीइंग है, क्या हमें उससे बात करनी चाहिए? पर टाकुटो इस चीज के लिए मना कर देता है। अब ये सारा माजरा देखते हुए टाकुटो ये कहता है कि पहले मैं ये सोच रहा था कि मुझे इसला को समन करना चाहिए, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे एक ऐसे हीरो को यहाँ पर बुलाना होगा जिसकी कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा हो। साथ ही में वो ये कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी पॉलिसीज में भी थोड़ा सा चेंज करूँ, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमारे सामने एक क्लियर एनिमी है जो कि है क्वालिया और साथ में वो विच भी, और जहाँ तक मैं ये जानता हूँ कि हमारे साथ भी एक नेशन होना चाहिए। आटो उससे कहती है, क्या आप इस बात को नहीं जानते कि हम इविल हैं, तो कोई हमारा साथ क्यों देगा? अरे हाँ, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, पर अगर इसमें उनका भी फायदा हो तो वो हमारा साथ दे सकते हैं। वैसे भी जब मेरा पैलेस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कुछ लोगों को उस न्यूट्रल नेशन में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजने वाला हूँ और साथ में अपनी फोर्सेस की संख्या को भी बढ़ाऊंगा। यहीं से हमारी कहानी चेंज हो जाती है, जहाँ पर हमें क्वालिया की स्टाफ होल्डर दिखाई जाती है जो कि काफी सारे बारबेरियंस को काफी आराम से मौत की घाट उतार देती है। पर जैसे ही ये सारे लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं तभी अचानक हम ये देखते हैं कि सामने से वही मरे हुए लोग आ रहे होते हैं जिन्हें वो विच कंट्रोल कर रही है। इस तरफ आटो भी काफी सैड होती है और वो ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन पैलाडिन्स के साथ काफी बुरा कर दिया है। पर टाकुटो उससे कहता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उनके साथ क्या किया है, और वैसे भी मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा रिलाई करता हूँ, तो तुम चिल हो जाओ। वो ये सुनते ही काफी खुश हो जाती है। मैं आपको पूरे दिल से सपोर्ट करने वाली हूँ और आप चाहो तो मुझे कोई भी ऑर्डर दे सकते हो। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि टाकुटो का पैलेस भी कंप्लीट हो चुका है, पर आटो इस बात से काफी परेशान होती है कि उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर कोई भी अटेंडेंट नहीं है। टाकुटो उससे कहता है कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जिससे मैं आसानी से बात कर पाऊँ, क्योंकि मैं डार्क एल्व्स के साथ सही से बात नहीं कर पाता। अगली पल आटो यहाँ पर उन तीनों को समन कर लेती है और उनसे ये कहती है कि तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी छोटी लड़कियों को गैदर करो, जिससे हमारे किंग टाकुटो उनसे बातें कर पाए और उनकी स्किल्स भी निखर जाएं। मोल्टार ये सुनते ही शॉक्ड हो जाता है और वो ये पूछता है कि आपको छोटी लड़कियाँ क्यों चाहिए? वैसे हमारे मालिक को छोटी लड़कियाँ काफी पसंद है, तो तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो। अब आटो इन सभी को कन्विंस कर रही होती है और वो ये बताती है कि हमारे मालिक की डेली नीड्स का ख्याल रखने के लिए छोटी लड़कियाँ काफी जरूरी हैं। पर वो ये पूछते हैं कि ये सारा काम छोटे बच्चे भी तो कर सकते हैं, यानी कि लड़के।
टाकुटो उनसे कहता है कि मैं ये सारा कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर विमेंस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ जाएं। ये सुनते ही वो सारे लोग समझ जाते हैं कि टाकुटो आखिरकार करना क्या चाहता है। मोल्टार्ड छोटी बच्चे को लेकर यहाँ पर आ जाता है, पर वो सारी टाकुटो को देखकर काफी डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्ला रही होती हैं, अयो अम्मा हमें जाने दो। और टाकुटो ये देखकर काफी सैड हो जाता है। गिया मोल्टार्ड से ये पूछता है कि आप उन दोनों को लेकर भी यहाँ पर आए हो, और वो ये कहता है कि उन दोनों को यहाँ पर लाना काफी रिस्की है। आटो उनसे पूछती है कि वो दोनों किस बारे में बातें कर रहे हैं। मोल्टार्ड उसे बताता है कि हमारे यहाँ पर एक ट्विंस का पेयर है, वो दोनों काफी सेंसिबल हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे मालिक के अटेंडेंट्स बन सकते हैं। आटो उससे कहती है कि इसका फैसला हम करने वाले हैं, तुम जल्दी से लेकर उन दोनों को यहाँ पर आओ। और गिया ये कहता है कि मैं पहले से ही उन्हें यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। अब ये दोनों ही लड़कियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। एक का नाम है कारिया और उसकी बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम है मारिया। जिसके बाद ये दोनों ही अपने बारे में बताना शुरू करती हैं। कारिया ये कहती है कि मेरे फेस पर ये निशान है जो कि मुझे एक डिजीज से मिला था, और वो डिजीज एक प्लेग थी, लेकिन अब मैं एकदम सही हूँ, बस ये निशान ही बाकी है। और मारिया ये बताती है कि मेरे साथ तो काफी अजीब हुआ था, मैंने अपनी मॉम को ही खा लिया। ये सुनते ही वो सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की क्या बकवास कर रही है। अब मारिया टाकुटो के पास आती है और उससे ये कहती है कि तुम तो काफी वाइट हो, ये तुम क्या बातें कर रही हो और तुम ये कैसे जानती हो? वैसे क्या तुम मेरा ध्यान रखने के लिए रेडी हो? अरे हाँ मैं तैयार हूँ। आटो भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि टाकुटो मारिया के साथ काफी अच्छे तरीके से कॉन्वर्सेशन कर रहा है। कारिया भी यही कहती है अगर मेरी बड़ी बहन ऐसा ही चाहती है तो मैं भी उसका साथ दूंगी और उसके साथ रहूंगी। अब ये दोनों ही लड़कियाँ बाहर आ जाती है। मोल्टार्ड टाकुटो को ये बताता है कि जब से इन दोनों बच्चों की माँ की डेथ हुई है तब से ये दोनों ही लड़कियां रोई नहीं हैं, तो आपको इनके साथ काफी नरमी से पेश आना होगा। जिसके बाद इन दोनों की ही सर्विस स्टार्ट हो जाती है। मारिया टाकुटो के लिए ड्रिंक लेकर आती है, पर वो इसे टाकुटो के ऊपर गिरा देती है और कारिया उसे साफ करती है। तभी आटो यहाँ पर आ जाती है। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो मीटिंग का टाइम हो चुका है और तुम दोनों को भी उसे अटेंड करना होगा। अब इन सभी की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर एमिल ये बताती है कि उन्होंने पैलेस को तैयार कर दिया है और साथ में उनके पास काफी सारी लेबर अभी बाकी है और काफी सारी लकड़ियाँ भी, तो वो किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। और अब बारी आती है अगले डिपार्टमेंट की, जिसकी हेड भी एमिल ही होती है और वो ये बताती है कि हमारा सारा का सारा खाना इकट्ठा करने का प्रोसेस काफी अच्छे से चल रहा है और हम वो चीजें भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जो कि हम पहले नहीं कर पाते थे। अब आटो मोल्टार्ड से पूछती है कि मैजिक के बारे में रिसर्च कैसी चल रही है और वो ये बताता है कि हम इसके बारे में काफी अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं और हमने इसे करना भी सीख लिया है, बस दिक्कत इतनी सी है कि अभी बस मैं ही इसे कर पाता हूँ। मोल्टार्ड ये कहता है अगर हम रूइन माना का इस्तेमाल करके पावरफुल मैजिक को कास्ट करें तो इससे हम काफी आगे तक जा सकते हैं, पर ये हमारे लॉर्ड की पॉलिसीज के खिलाफ है। अब आटो उससे कहती है कि तुम मैजिक ट्री के 6 मेजर एलिमेंट्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू करो। गिया भी ये बताता है कि हमारी मिलिट्री भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हमारे पास काफी सारे बग्स हो चुके हैं जो कि कर्स लैंड के आसपास नजर रख रहे हैं, लेकिन अभी वो सारे छुप कर काम कर रहे हैं। आटो ये कहती है कि हमने मालिक को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और गिया तुम एक काम करो, सारे के सारे बग्स को टेरिटरी के आसपास असाइन कर दो। टाकुटो भी इन सभी की सारी बातें सुन रहा होता है और वो ये कहता है कि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं भी बग्स की क्वीन इसला को समन कर लूं। मोल्टार्ड ये बताता है कि इसला को समन करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी हमने कलेक्ट कर ली हैं और वो सारी रिचुअल वाली जगह पर इकट्ठा हो चुकी हैं। ये मीटिंग ऐसे ही थोड़ी और लंबी चलती है और टाकुटो ये समझ जाता है कि सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं और अब बस माना ही चाहिए। और जैसे वो यहाँ से जा रहा होता है तभी उसकी टक्कर मारिया से हो जाती है और सारे के सारे पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। कारिया उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आती है, लेकिन वो गलती से कुछ डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देते हैं, पर टाकुटो उन दोनों को कुछ भी नहीं कहता। मारिया टाकुटो से ये पूछती है कि आप सच में एक इविल पर्सन हो और वो ये कहता है कि हाँ मैं एक इविल पर्सन हूँ। ये सुनते ही वो काफी गुस्सा हो जाती है। कारिया ये बताती है कि मेरी बहन आपके ऊपर काफी गुस्सा हो रही है क्योंकि आप इविल होने के बाद भी काफी काइंड हो। और टाकुटो उन दोनों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है शायद तुम ये बात नहीं जानती कि जो बुरा इंसान होता है वो सच में बुरे काम करता है, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो अच्छे काम भी हो, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ बैड पीपल्स काफी सेल्फिश और फ्री होते हैं और वो वही करते हैं जिनमें उन्हें विश्वास होता है। टाकुटो उनसे कहता है कि मैं इस बात को काफी अच्छे से जानता हूँ कि तुमने अभी तक जो भी गलतियाँ की हैं वो जानबूझकर की हैं। वो दोनों ये कहती हैं कि हम दोनों को मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों मरने से काफी डरती भी हो, क्यों है ना?
टाकुटो को ये बात काफी अच्छे से समझ आ जाती है कि ये दोनों लड़कियां सारा कुछ जानबूझकर कर रही हैं, यानी कि सारी की सारी गलतियां, ताकि मैं इन्हें पनिश करूं। और इन दोनों को ऐसा लगता है कि इन दोनों की मॉम की मौत का रीजन ये दोनों ही हैं, क्योंकि ये दोनों सरवाइव कर गई और इनकी मॉम मारी गई। अब टाकुटो मारिया के पास जाता है और उससे ये पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मॉम ने तुमसे क्या कहा था। उन्होंने हमसे कहा था कि हमें अपनी लाइफ को जीना है और अब हम क्या करें। टाकुटो उनसे कहता है कि तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकती हो, और हाँ वो काम करना जिससे तुम्हारी मॉम को तुम्हारे ऊपर प्राउड हो। इससे उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे ही आटो यहाँ पर आती है वो ये देखती है कि ये दोनों ही लड़कियाँ टाकुटो के थ्रोन पर सो रही हैं और वो उसे आसपास की सारी इन्फॉर्मेशन देना शुरू करती है कि आसपास के एरियाज में क्या हो रहा है। हमारे पास में ही एक सिटी है जिसका नाम है फोरगॉन और यही वो न्यूट्रल जगह है। इसके पास में एक और सिटी है जिसका नाम है ड्रैगन टाउन और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का यूज करते हैं और जो भी इस सिटी को चलाते हैं उन्हें स्टाफ होल्डर्स कहा जाता है। अब आटो उसे बताती है कि इस जगह पर एक ड्रैगन वेन माइन भी है जो कि माना को प्रोड्यूस करती है और उसे हमें काफी जल्दी कैप्चर कर लेना चाहिए। और वैसे भी ड्रैगन टाउन एक काफी हाई अलर्ट पर है क्योंकि वहाँ पर बारबेरियंस ने और साथ में गॉब्लिन्स ने भी अटैक कर दिया है और यहाँ तक कि आसपास के एरियाज भी उनकी हेल्प करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। अगर वो जगह अंडर अटैक है तो वहाँ पर काफी सारे रिफ्यूजीज भी होंगे। आटो ये कहती है अगर हमने उन सभी को वेलकम कर लिया तो यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन काफी जल्दी से बढ़ जाएगी। तो चलो फिर एक काम करते हैं, न्यूट्रल नेशन ऑफ फोंगवान में कुछ डिप्लोमेट्स को भेजते हैं। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हमारे सामने कुछ स्टाफ होल्डर्स खड़े हुए होते हैं और उनके सामने माइनोग्रे के डिप्लोमेट्स खड़े हुए हैं, यानी कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि आटो इन सभी को लेकर टाकुटो के पास जा रही होती है और ये स्टाफ होल्डर इस बात को सोचकर काफी परेशान होती है कि पता नहीं इनका किंग कैसा होगा। फिर हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर पेपे और तानुका पोली एक काफी बड़े जायंट मॉन्स्टर को मार देते हैं। तानुका ये बताती है कि वो दोनों कर्स लैंड में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जाकर ही सारी चीजें सामने आने वाली हैं। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर तानुका ये सोचती है अगर मैंने पेपे को वहीं पर छोड़ दिया होता तो वो आज मेरे साथ यहाँ पर नहीं आता। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि पेपे टाकुटो के सामने आ जाता है और वो उससे कहता है अरे ओए अंकल, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ये देखकर तानुका काफी शॉक्ड हो जाती है, पर हम ये देखते हैं कि टाकुटो उसका दोस्त बनने के लिए मान जाता है और आटो उससे कहती है अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस, तुमने अपना पहला दोस्त बना लिया। अभी सारे बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं। तभी आटो तानुका को एक ड्रिंक पिलाती है जिसे वो काफी अच्छी लगती है। पेपे ये पूछता है आखिरकार ये ड्रिंक कौन सी है? आटो ये बताती है कि ये है एप्पल जूस जो कि माइनोग्रे की काफी फेवरेट ड्रिंक है। टाकुटो भी इन सभी को नोटिस कर रहा होता है और वो ये सोचता है कि पेपे की सोशल स्किल्स काफी अच्छी हैं, पर वो मेरा दोस्त है तो मैं इसके साथ क्या करूं? अब पेपे और टाकुटो एक गेम को खेलना शुरू करते हैं जिसमें टाकुटो उससे हार जाता है। तानुका ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि पक्का कोई न कोई गड़बड़ होने वाली है, पर टाकुटो उससे कहता है कि चलो एक गेम और खेलते हैं और वो चैन की सांस लेती है। अब ऐसी बातें करते करते टाकुटो उससे कहता है कि तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी हैं। अरे नहीं, मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है ये गेम्स खेलने में और मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आया, यानी कि माइनोग्रे में। तानुका उन सभी को ये बताती है कि उनकी सिटी में बार बार बारबेरियंस अटैक कर रहे हैं। आटो उससे पूछती है लेकिन वो तो खासकर बड़ी सिटीज को अवॉइड करते हैं। तानुका ये कहती है यही बात तो काफी अजीब है। अब टाकुटो उसको देखकर ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास मिलिट्री की काफी कमी है। क्या इन्होंने हमें देखते ही ये पता लगा लिया कि हमारे पास मिलिट्री की काफी कमी है? अगर ये बात उनके सामने आ गई तो हम उनसे सही तरीके से नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। और तानुका ये बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने बारबेरियंस को वहाँ से भगा दिया है और हम बस इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर आए थे। पेपे ये कहता है पर मुझे तो ऐसा लगा था कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम इनसे नेगोशिएट कर पाएं, वरना हमारी कंट्री पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। तानुका ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि पेपे ने सारी पोल खोल दी है। आटो भी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो ये कहती है कि तुम घबराओ मत, वैसे भी हम पीस को सपोर्ट करते हैं और अगर बारबेरियंस ने ड्रैगन टाउन पर कब्जा कर लिया तो अगली बारी हमारी हो सकती है। तानुका टाकुटो से ये पूछती है क्या वो उनकी हेल्प करेगा और टाकुटो भी उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, पर वही कहती है कि आपको इसके बदले में क्या चाहिए? आटो कहती है कि वही माइन। तानुका इस बात से काफी डिसअपॉइंट हो जाती है और वो ये डिसीजन पेपे के ऊपर छोड़ती है और पेपे ये कहता है कि मैं तो काफी लंबे टाइम से कह रहा हूँ कि हमें माइनोग्रे के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। अभी सारे बैठकर इसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें फोंगवान के साथ कौन कौन सी चीजों में डील करनी है। टाकुटो भी इस बात से काफी खुश होता है कि उसकी मुलाकात पेपे से हुई, लेकिन वो ये कहता है कि उन्हें फिलहाल ड्रैगन टाउन पर नजर रखनी चाहिए। मोल्टार उनसे कहता है कि
अगर हमें अपने आसपास के नेशंस के बारे में काफी अच्छे से जानना है तो हमें वहाँ पर जाना होगा, पर मैं वहाँ नहीं जा सकता और न ही तुम सारे, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगेगा कि हम वहाँ पर रिस्पेक्ट शो करने के लिए नहीं गए। तो वहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि किसी ऑफिशियल पोस्ट पर नहीं हो। और इस काम के लिए मारिया और कारिया वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाती हैं और ये दोनों काफी खुश होती हैं। टाकुटो ये कहता है पर ये तो काफी डेंजरस हो सकता है, पर ये दोनों ही आगे चलकर माइनो ग्रह को लीड करने वाली हैं, तो इससे इन दोनों को काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। पर फिर भी टाकुटो मोल्टार से मना कर रहा होता है कि ये सेफ नहीं है। आटो ये कहती है चलो फिर मैं वहाँ जाती हूँ। मोल्टार ये कहता है कि आप हमारे किंग की सबसे ट्रस्टेबल पर्सन हो, अगर आप वहाँ पर गई तो इससे भी काफी दिक्कतें हो सकती हैं। मारिया और कारिया टाकुटो के पास आती हैं और उससे जिद करना शुरू कर देती हैं। आपने ही हमसे कहा था कि हम कुछ भी कर सकती हैं और अब हम आपकी हेल्प करना चाहती हैं। टाकुटो भी उनकी जिद को मान लेता है। आटो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि टाकुटो ने किसी और की जिद को मान लिया। अरे जाओ तुम यहाँ से जा सकते हो और मुझे छोड़कर अपना हेरम बिल्ड कर लेना। पर टाकुटो उसके पास जाकर उसे समझाता है कि तुम मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। ये सुनते ही वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाती है जहाँ पर वो टाकुटो के साथ शादी के सपने सजा रही होती है। टाकुटो मारिया और कारिया को लेकर उनके क्लिनिक के सामने आ जाता है और वो ये कहता है तुम दोनों के गार्ड्स इसके अंदर हैं और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, अपने काम को काफी अच्छे से करना। अब जैसे ये सारे क्लिनिक के अंदर जाते हैं तो टाकुटो ये देखता है कि सामने एक स्क्वाड होती है जो कि है ब्रेन ईटर्स। टाकुटो उन सभी को ये बताता है कि मैंने इन्हें पहले से ही प्रोड्यूस कर लिया था ताकि मैं बुरे वक्त में इनका इस्तेमाल कर पाऊँ। मारिया और कारिया उन्हें देखकर काफी शॉक्ड हो जाती हैं और वो ये पूछती हैं कि ये कौन है। टाकुटो उन्हें बताता है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंजरीज और डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं और साथ में ये फाइट करके तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आटो उन तीनों से कहती है कि उन्हें मारिया और कारिया का ध्यान रखना है और साथ में उन्हें प्रोटेक्ट भी करना है और जिस लैंड में वो जा रहे हैं वहाँ के कल्चर के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। ये सुनते ही वो तीनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली उनको टास्क मिल चुका है जो कि वो अब परफॉर्म कर पाएंगे। टाकुटो भी ये बातें सुनकर काफी खुश होता है और वो इन तीनों को ह्यूमन नेम्स देता है, इचिरो, जीरो और साबुरो। अरे वाह कितने अच्छे नाम है, ये है इचिरो, साबुरो और जीरो। फिर यहीं से कहानी चेंज हो जाती है जहाँ पर हम ड्रैगन टाउन की मेयर को देखते हैं जो कि एक एल्फ है और वो काफी परेशान होती है क्योंकि उसके ऊपर काम का काफी लोड है और साथ में उन्हें माइनो ग्रह के साथ काम करना पड़ रहा है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और वो ये कहती है कि बाहर कोई आपसे मिलने के लिए आया है, क्या उन्होंने अपॉइंटमेंट ली है? नहीं, उनके पास कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, तो उन्हें यहाँ से भेज दो। पर वो ये कह रहे हैं कि वो माइनो ग्रह से हैं। अरे क्या, पर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अभी सारे एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं जहाँ पर एंटिक इन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो ये बताती है कि मेरा नाम है एंटिक और मैं ड्रैगन टाउन की मेयर हूँ। पर वो ये देखती है कि पीछे जो लोग खड़े हुए होते हैं उनका ऑरा काफी डार्क है, लेकिन तभी उसे तनुका की ये बात याद आती है कि ये दोनों ही लड़कियाँ काफी इम्पोर्टेंट है और वो ये सोचती है अगर मैंने इन्हें हैंडल करने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो काफी दिक्कतें आ सकती हैं। पर वो ये पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई हो? मारिया को कोई भी जवाब समझ नहीं आता। पीछे खड़ा हुआ ये बंदा ये कहता है कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम ये जान पाएं कि दूसरे नेशन में लाइफ कैसी होती है, ताकि हम दोनों स्मूथ एक्सचेंज कर पाएं। और वैसे भी हमारे यहाँ पर आने का कोई खास मकसद नहीं है, आप हमें टूरिस्ट की तरह समझ सकती हो। ये सुनते ही एंटिक काफी रिलैक्स हो जाती है और वो ये कहती है कि आप लोग हमारे मेहमान हो तो आप हमारे टाउन में कहीं भी घूम सकते हो। मारिया और कारिया ये सुनते ही काफी खुश हो जाती हैं। एंटिक ये सोचती है कि इन लोगों पर ड्रैगन टाउन का काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए क्योंकि इससे ही हमारी फ्यूचर रिलेशन डिसाइड होंगे। जिसके बाद वो इन दोनों को लेकर मार्केट में आ जाती है और टाकुटो भी इन सभी के ऊपर नजर रख रहा होता है। आटो उसे कहती है कि आप काम नहीं कर रहे हो। अच्छा सॉरी, मैं करता हूँ। घूमते घूमते शाम हो जाती है। कारिया और मारिया अपने रूम पर आ जाती हैं। वो ये कहती हैं तो चलो फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन को रिव्यू करते हैं। मारिया ये बताती है कि इस टाउन के हालात काफी अजीब हैं, लोग काफी डरे हुए हैं, उनके पास खाने के लिए भी सामान नहीं है। ये बंदा ये कहता है कि मारिया दूसरों की इमोशंस को लेकर काफी अच्छी है, वो इन्हें काफी जल्दी पकड़ लेती है। अब वो आगे आकर उन्हें ये प्लांट देता है। मारिया ये देखती है कि ये एक ऐसा प्लांट है जिससे काफी ज्यादा हेलुसिनेशंस होते हैं, लेकिन ये बात काफी अजीब है कि सारे के सारे नेशंस में इसे उगाना पूरी तरह से बैन है, पर ये काफी फ्रेश कंडीशन में है। तभी एक मेडिक ये कहता है कि ये फ्लावर ड्रैगन टाउन की मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है और ये काफी खतरनाक है और ऐसा लगता है कि कोई इसकी खेती कर रहा है। अब अगली सीन में सारे एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर जमीन के अंदर से काफी सारे क्रिस्टल्स बाहर निकल रहे होते हैं और ये वही माइन है जिसका नाम है ड्रैगन वेन माइन।
अगले पल उनके सामने एक मर्चेंट आ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे तुमसे बिजनेस के बारे में कुछ बातें करनी है। वैसे मैंने ये सुना है कि इस जगह पर अब से तुम्हारा भी एक हिस्सा है, तो क्या तुम इस जगह पर पॉपिल को कल्टीवेट करना चाहोगे, वो भी मेरे साथ। वो दोनों ये कहती हैं कि इससे माइनोग्रे का क्या फायदा होगा। वैसे ये डील तुम्हारे लिए भी काफी अच्छी होगी क्योंकि ये पॉपिल ग्रास मार्केट में काफी महंगी बिकती है, तो मैं ये तुम्हारी किंग को भी ऑफर कर सकता हूँ और साथ में कुछ और चीजें भी। तो चलो एक काम करते हैं कि ये जगह ऐसी बात करने के लिए सेफ नहीं है। तुम कल 9 बजे वहाँ पर आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए एक मीटिंग सेट की हुई है, या से टाइम पर आना। अब ये दोनों एंटिक के सामने बैठी हुई होती हैं और मारिया उससे कहती है कि तुमने हमारी काफी हेल्प की है, तो तुम भी हमारे ऊपर रिलाई कर सकती हो। ओह अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो तुम माइनोग्रे की किंग के सामने मेरी तारीफें कर देना, इतना ही बहुत होगा। तभी अचानक से वही बंदा यहाँ पर आ जाता है और साथ में उसके कुछ लोग भी होते हैं। एंटिक उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, मैंने उस सभी की परमिशन ले ली है। वैसे भी ये दोनों मेरे पास नहीं आई, तो मैं ही तुम्हारे जवाब के लिए यहाँ पर आ गया। लेकिन कारिया उसे कहती है कि हम तुम्हारे साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और ये तुम्हें तभी समझ जाना चाहिए था जब हम तुम्हारी बताई हुई जगह पर नहीं आए। कारिया एंटिक से कहती है कि हम इसे संभाल लें। अरे हाँ, तुम इसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। पर ये बंदा भी एक इंजेक्शन बाहर निकाल लेता है जिसके अंदर उसी पॉपिल ग्रास की एक डोज होती है और जो भी इसे एक बार लेता है उसे इसकी लत लग जाती है। अगर तुमने हमें कुछ किया तो तुम माइनोग्रे के दुश्मन बन जाओगे, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इसकी एक डोज से तुम मेरी सारी बातों को मानना शुरू कर दोगी। अगली पल ये सारे उन दोनों पर अटैक कर देते हैं पर पासा उल्टा पड़ जाता है। फिर हम टाकुटो को देखते हैं जो कि ये सारा कुछ दूर से ही हैंडल कर रहा होता है और ये सारा काम टाकुटो के भेजे हुए मेडिक्स कर रहे होते हैं जो कि ह्यूमंस को सेव करने में और साथ में उन्हें जान से मारने में काफी एक्सपर्ट हैं। इस तरफ उन्होंने इन सभी की बैंड बजा दी होती है और वो ये कह रहे होते हैं तुम्हारी खाल तो काफी अच्छी है, चलो इसे उतार कर पहनते हैं। इस बंदे की काफी ज्यादा फट जाती है, तुमने हमारी किंग की काफी ज्यादा इंसल्ट की है तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। वो ये कहता है अबे ओए अम्मा, मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो ना। कारिया उसे कहती है कि मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी जो कि मेरी बड़ी बहन के ऊपर उंगली उठाएगा, और तुमने तो हमारे किंग को भी काफी भला बुरा कहा है, तो तुम्हारा मरना पक्का है। और हमारे किंग ने हमसे कहा है कि इविल लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो चलो फिर इसको जान से मार दो। अभी मेडिक्स उसको भी जान से मारकर उसकी स्किन को पहन लेते हैं और वो काफी हद तक ह्यूमंस की तरह लग रहे होते हैं। एंटिक ने ये सारा कुछ अपनी लाइफ में पहली बार देखा होता है तो वो काफी डर रही होती है और डर के मारे उसका सूसू निकल जाता है। ये तीनों भी उसकी नकल करने का ट्राई करते हैं पर कारिया उनकी एक जोरदार लात मारती है, चल बे साइडो। इस तरफ आटो टाकुटो के ऊपर काफी गुस्सा करती है क्योंकि उसने मारिया और कारिया को उस इंसान को जान से मारने से नहीं रोका। टाकुटो ये कहता है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं उन दोनों के ऊपर हार्श हूँ और वो मुझसे नफरत करें, पर आपने ऐसा क्यों किया कि आप उनके फादर हो। और वो इन सभी को काफी डांट रही होती है, यानी कि फटकार लगा रही होती है। टाकुटो और ये दोनों भी उसके सामने बैठी हुई होती है। आटो उनसे कहती है कि जब तक तुम सारी अपनी गलती की माफी नहीं मांग लोगे तुम में से कोई भी यहाँ से हिलने वाला नहीं है। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ये सारे मीटिंग कर रहे होते हैं कि ड्रैगन टाउन का क्या करना है। लेकिन अब भी आटो उन सभी के ऊपर काफी गुस्सा है। गिया ये कहता है कि बस करो, चलो ठीक है, शायद तुम सही कह रहे हो, ड्रैगन टाउन के बारे में बातें करना हमारी प्रायोरिटी है। मोल्टार ये बताता है कि उन दोनों की रिपोर्ट्स के हिसाब से ड्रैगन टाउन में काफी ज्यादा कियोस मचा हुआ है और वहाँ पर उस सिचुएशन को संभालने के लिए उनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है और वहाँ पर क्राइम रेट भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, उन सभी के ऊपर बार बार अटैक्स भी हो रहे हैं जो कि हिल जॉइंट्स, बारबेरियंस और गॉब्लिन्स कर रहे हैं। गिया भी इस पूरी सिचुएशन को समझ जाता है और वो ये कहता है अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ड्रैगन टाउन तबाह हो जाएगा। अब ऐसी ये सारी बातें कर रहे होते हैं। गिया ये कहता है कि हम वहाँ पर अपने वॉरियर्स को नहीं भेज सकते। आटो ये कहती है कि मैं भी इसके अंदर शामिल हूँ तो मुझे मत भूलना। मोल्टार ये कहता है कि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा जो कि अपने मैजिक से गॉब्लिन्स को तो डिफीट कर ही सकते हैं। अब ऐसी बातें करते करते टाकुटो उन सभी से कहता है कि फाइनली टाइम आ चुका है इसला को समन करने का। वो सारे भी ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और टाकुटो की काफी तारीफें कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये सारे रिचुअल वाली जगह पर आ जाते हैं और टाकुटो टेलीपैथी के जरिए आटो से ये पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि इसला को समन करना यहाँ पर कैसा होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगी। आटो ये कहती है कि वो इस वर्ल्ड में हमारी पहली समनिंग है तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती,
पर आटो उससे ये भी कहती है अगर वो आपके खिलाफ हो गई तो मैं जान पर खेल कर भी आपकी रक्षा करूंगी। टाकुटो उससे कहता है कि मैं यहाँ तक इसीलिए आ पाया क्योंकि तुम मेरे साथ थी और मैं तुम्हें दोबारा से समन नहीं कर पाऊंगा। अगली पल टाकुटो यहाँ पर इसला को समन कर देता है जिसमें सामने पहले कुकून बनता है और फिर बाद में इसला सामने आ जाती है। मेरा नाम है इसला और मैं सभी तरह के बग्स पर रूल करती हूँ। आटो बीच में आकर उससे पूछती है क्या तुम किंग टाकुटो को सर्व करने के लिए रेडी हो, लेकिन वो इसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही होती है। अरे वाह, तुम तो छोटी सी बच्ची हो, तुम कितनी क्यूट हो, और वैसे भी मैं किंग टाकुटो को सर्व करने के लिए रेडी हूँ। मेरे मालिक, क्या आप मुझे करंट सिचुएशन बता सकते हो? हम इसके बारे में अपने कासल में जाकर बात करेंगे। जिसके बाद टाकुटो इसला को सारी बातें समझा देता है और वो ये कहती है कि मैं इस पीसफुल नेशन को बचाने के लिए रेडी हूँ और मुझे सारी बातें समझ आ चुकी हैं। अब आटो और उसके बाकी साथी ड्रैगन टाउन की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। वो टाकुटो से ये कहती है कि मुझे आपकी काफी ज्यादा याद आएगी। टाकुटो भी आराम से घोड़ी बेचकर सो रहा होता है। इसला उसके पास आती है और वो ये कहती है अरे मालिक, अब तो काफी देर से सो रहे हो। ये दोनों भी यहाँ पर आ जाती हैं। वैसे हमारे मालिक भरी दोपहर तक सोते हैं। ये सुनते ही इसला उसे उठा देती है और वो ये कहती है कि आप माइनोग्रह के लीडर हो। अगर आप ऐसे ही सोते रहोगे और देर तक उठोगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? टाकुटो अब भी नींद में होता है। इसला उससे कहती है कि तुम्हें सुबह को काफी जल्दी उठना है। मारिया और कार्या भी उसे देख रही होती हैं और वो ये सोचती हैं कि ये तो आटो से काफी अलग है। अब इसला उन दोनों को लेकर यहाँ से निकल जाती है ताकि वो इस टाउन के बारे में काफी अच्छे से जान पाए। तभी एमिल भी यहाँ पर आ जाती है जो कि टाकुटो को सारी रिपोर्ट सौंप देती है। लेकिन टाकुटो उसके सामने काफी नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने आटो के अलावा किसी और से बात नहीं की। वो ये कहता है कि ये वाली असाइनमेंट काफी अच्छी है। यहाँ पर कार्या और मारिया इसला को लेकर टाउन में घुमा रही होती हैं और साथ में उसे अपना गवर्नमेंट ऑफिस भी दिखाती हैं जहाँ पर सारा का सारा पेपर वर्क का काम होता है। एमिल भी यहाँ पर आ जाती है और वो काफी रो रही होती है क्योंकि गिया ने उसका एक इक्विपमेंट तोड़ दिया है और वो रोते रोते ये कहती है मैं पहले ही काफी बिजी हूँ और ऊपर से ये गिया मुझे काफी परेशान कर रहा है। अरे बच्ची, तुम इसके बारे में परेशान मत हो, मैं गिया से मिलने के बाद उसे काफी डांट लगाऊंगी। और एमिल शांत हो जाती है। कार्या और मारिया बाकी सभी के साथ प्रैक्टिस कर रही होती हैं, पर हम ये देखते हैं कि गिया अपनी स्वॉर्ड से बाकी सभी की स्वॉर्ड को काफी आराम से तोड़ देता है। तुम सारे काफी वीक हो चुके हो तो मैं तुम्हें दोबारा से ट्रेनिंग दूंगा। इसला उससे कहती है तुम इन सभी को बाद में ट्रेनिंग देना, पहले अपने इक्विपमेंट की स्टॉक को देख लो। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और ये सारे बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर कुछ बर्तन और भी रखे होते हैं जो कि आने वाले एमएससीज के लिए होते हैं। इसला आकर यहीं पर बैठ जाती है और वो ये कहती है कि मैं भी उन्हीं बर्तनों को इस्तेमाल करूंगी जो कि तुम कर रहे हो। अब कार्या और मारिया उसे भी वही प्लेट्स लाकर देती हैं जो कि सभी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसला इससे काफी खुश हो जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसला सिटी में घूम रही होती है और आसपास निगरानी रख रही होती है। लेकिन तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है और ये कार्या है। वो जाकर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। मारिया उसे बताती है कि इसे एक बुरा सपना आया और इसीलिए ये रो रही है। तो चलो एक काम करते हैं कि मैं अब से तुम्हारे साथ सोऊंगी। और वो इन दोनों को गले से लगा लेती है और ये सारे आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह इसला टाकुटो को ये बताती है कि मैंने एमिल को ये काम दिया है कि वो अगली बिल्डिंग लर्निंग इंस्टीट्यूट बना सकती है। अरे वाह, तुम्हारी चॉइस तो काफी अच्छी है, पर इसके बाद हम लिविंग रीड्स बनाएंगे। वैसे मालिक, आटो अभी क्या कर रही है? और टाकुटो अपने शेयरिंग विजन से ये देखता है कि आटो के सामने काफी सारे बारबेरियंस हैं और वो उनसे लड़ने के लिए एकदम तैयार है। जिसके बाद ये सारे के सारे बारबेरियंस आटो पर अटैक कर देते हैं, पर आटो उन सभी को एक ही झटके में मौत की घाट उतार देती है। एंटिक ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। आटो उससे कहती है कि यहाँ पर ये सारा कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ सकती हो और तुम जाकर आराम करो, और वो इससे काफी खुश हो जाती है। तभी मोल्टार यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि ये सारे लोग हमें देखकर डरेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर हम पेपे को देखते हैं जो कि आटो का मजाक बना रहा होता है उसके टेंटिकल्स को देखकर। क्या तुम एक ऑक्टोपस हो? ये तुम क्या कह रहे हो? अरे कुछ भी नहीं। और वो यहाँ से चला जाता है। मोल्टार आटो से ये पूछता है कि आपका वो प्लान कैसा चल रहा है जिसमें आप बारबेरियन से कुछ एबिलिटीज चुराने वाली थी। लेकिन तभी अचानक वो सारे ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि वहाँ पर एक हिल जायंट आ जाता है। मोल्टार ये कहता है पर मैंने कोई भी मानस सेंस नहीं किया, तो ये यहाँ पर आया कैसे? एंटिक घबराते हुए ये कहती है कि वहाँ पर एक हिल जायंट है और मैं सारे के सारे आर्चरर्स को तैयार करती हूँ। आटो उससे कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं ही काफी हूँ। मोल्टार एंटिक से ये कहता है कि तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो एक हीरो है, लेकिन हम भी खड़े हुए ये सारा कुछ नहीं देख सकते। जिसके बाद वो भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है जो कि है लैंड ऑफ रूइन, और इससे चारों तरफ एक स्मोक आ जाता है जो कि इविल बीइंग्स को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है और नॉन इविल बीइंग्स को काफी
काफी कमजोर। आटो भी एक ही अटैक से इस हिल जाइंट को खत्म कर देती है, जिससे उसके सामने काफी सारे गोल्ड कॉइन्स आ जाते हैं और वो इसके बारे में टाकुटो को बता देती है। उसने ये सारा कुछ मोल्टार को भी बताने का ट्राई किया, पर मोल्टार ने आज से पहले ऐसे गोल्डन कॉइन्स कभी भी नहीं देखे। जिसके बाद टाकुटो अपने शेड विजन का इस्तेमाल करता है और इस गोल्डन कॉइन को देखता है और उसी इसकी क्रस्ट काफी जानी पहचानी लगती है। जिसके बाद यहाँ पर कुछ और एनिमीज आ जाते हैं। टाकुटो भी उन सभी को सेंस कर लेता है और ये दोनों तो काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। इस तरफ ये सारे के सारे पैलाडिन्स और ये प्रीस्टेस सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी अचानक वो सारे के सारे पैलाडिन्स मारे जाते हैं और यहाँ पर वही विच आ जाती है जिसका नाम है एराकीनो। स्वालिना उसे देखकर ही कहती है कि हम तुम्हें पहले भी 17 बार मार चुके हैं, लेकिन तुम अब तक जिंदा कैसे हो? ये बात तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन हाँ तुम काफी स्ट्रॉन्ग लगती हो। अब ऐसी बातें करते करते एराकीनो सारे के सारे मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा कर देती है और प्रीस्टेस के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है, लेकिन वो भी अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है और इन सभी को जिंदा भून देती है और साथ में वो इसका भी काम 25 कर देती है, यानी कि उसे दोबारा से जान से मार देती है। अब सारे के सारे एनिमीज इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। टाकुटो ये बताता है कि हमारे सारे एनिमीज ऑर्थोडॉक्स JRPG हैं और ये एक इस तरह का गेम है जहाँ पर हमें फाइनल बॉस को हराना है। इसलिए भी ये सारी बातें सुन रही होती है। वो ये कहती है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना कि हमारे जैसे कोई और लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी किसी दूसरी गेम में। जहाँ तक मैं ये जानती हूँ कि आपने ब्रेव क्वेस्टेस खेला है, तो आप इस बात को जानते होंगे कि हमें अपने एनिमीज को कैसे हराना है। तो चलो आटो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपने एनिमीज को कैसे हराना है। और ये दोनों ही बंदे जिन्हें हम डीमंस कहने वाले हैं, एक का नाम है आइस रॉक और दूसरा है फ्लेमिंग, वो दोनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो इन सभी को ऑर्डर दे देते हैं कि वो सामने वालों को जान से मार दें। और फिर हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, वो भी बस एक पल के लिए। ये बोलते ही आइस रॉक बैटल में कूद जाता है। फ्लेमिंग ये कहता है कि शायद से मेरे जाने का भी टाइम आ चुका है ताकि मैं अपने गोल को पूरा कर पाऊँ। पर तभी अचानक दोबारा से पूरी फील्ड पर वही डार्क स्मोक आ जाता है, जिससे कि बाकी सभी कमजोर पड़ जाते हैं सिवाय इन दोनों के। ये दोनों पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही इविल बीइंग हैं और ये दोनों ही एक हीरो के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी आटो भी यहाँ पर आ जाती है। अगर तुम हीरो को जानते हो तो पक्का तुम RPG से हो। वो एक ही झटके में फ्लेमिंग को खत्म कर देती है। आइस रॉक उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तुम मेरे बारे में नहीं जानते। मैं एक 4X स्ट्रेटेजिक गेम इटर्नल नेशन से आई हूँ और हाँ, मैं अपने ग्रेट किंग टाकुटो को सर्व करती हूँ और मेरा नाम है आटो। सीन चेंज होता है और सारे के सारे आर्चरर्स ड्रैगन टॉन को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे होते हैं। एंटिक सभी को ऑर्डर देती है कि वो सारी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएं और जब हमें सही मौका मिलेगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। मोल्टार उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे सामने एक काफी बड़ी फोर्स है, तो हम इनका सामना कैसे करेंगे? पर तभी अचानक वो ये देखती है कि फील्ड में काफी बड़े धमाके हो रहे हैं। मोल्टार उससे कहता है कि शायद से ये लेडी आटो हैं। फिर हमें आटो को दिखाया जाता है जो कि बैटल फील्ड में काफी तबाही मचा रही होती है और वो एक एक करके सारे के सारे बारबेरियंस को मारना शुरू कर देती है। आइस रॉक उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है पर आटो उससे काफी आराम से बच जाती है। ये सारा कुछ तो बिल्कुल ही वैसे हो रहा है जैसे कि किंग टाकुटो ने मुझसे कहा था। टाकुटो आटो से कहता है कि भले ही तुम एक लार्ज आर्मी से फाइट कर रही हो, पर वो सब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। अब आइस रॉक उससे ये कहता है कि तुम भी तो एक इवल हो, तो तुम डीमन लॉर्ड को सर्व क्यों नहीं कर रही हो और तुम हमारे साथ क्यों नहीं हो? आटो से कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी ही काफी सारे काम हैं और पहले ही एक नेशन के पेपर वर्क्स को संभालना काफी दिक्कत भरा है और तुम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हो। ये काफी अजीब है। वैसे क्या तुम्हें वो बात याद है जब हीरो ने तुम्हें काफी बार हराया है? ये सुनते ही आइस रॉक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो आटो के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन वो इसके सारे अटैक्स को काफी आराम से ब्लॉक कर रही होती है, जिससे इसे काफी गुस्सा आ जाता है और ये आटो के ऊपर ग्लेशियल डिकैपिटेशन से अटैक करता है। आटो को ऐसा लगता है कि इससे उसे कुछ भी नहीं होगा, पर उसके पैर जमने शुरू हो जाते हैं और ये आटो को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। पर अगली पल हम ये देखते हैं कि आटो इसी एक अटैक में जड़ से खत्म कर देती है। फिर वो दोबारा से हील होकर काफी फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही होती है, लेकिन उसे आइस रॉक की एबिलिटीज मिल चुकी हैं। आटो भी इस बात को समझ जाती है कि दूसरे जॉनरा के गेमर से फाइट करना कुछ ऐसा होता है और वो हमसे दूसरी तरह से ऑपरेट हो रहे होते हैं। जब वो ये सारी बातें टाकुटो को बता रही होती है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि फ्लेमिंग और बाकी सारे लोग माइनो ग्रह में आ चुके हैं।
जिसके बाद एक डार्क एल्फ टाकुटो को आकर ये बताता है कि उनके इलाके में बारबेरियंस आ चुके हैं। इसला उससे कहती है कि टाकुटो अपने डोमेन के बारे में सारा कुछ जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि यहाँ पर बारबेरियंस आ चुके हैं, लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि गिया और हमारी फोर्सेस काम पर लग चुकी हैं। टाकुटो ये कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि हम दोनों में पीस नहीं हो सकती क्योंकि आटो ने उनके एक जनरल को जान से मार दिया है, तो हम पूरी ताकत से उनके ऊपर अटैक करेंगे। टाकुटो इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंट होता है कि उसके पास इसला है और साथ में ब्रेन ईटर्स भी, और उनके पास गिया भी है और साथ में वो लार्वास जिसे इसला ने जन्म दिया था। एमिल भी टाकुटो को ये कंफर्म करती है कि जो लोग भी बैटल में पार्ट नहीं ले रहे हैं वो सारे आपके पास आ रहे हैं और हमने उन्हें इवैक्यूएट कर लिया है। गिया भी टाकुटो को ये बताता है कि मुझे इस बारे में पता लग चुका है कि यहाँ पर जो एनिमीज आए हैं उनकी संख्या 1000 है और यहाँ पर कुछ अजीब से क्रिएचर भी हैं। ये सारा माजरा जानने के बाद टाकुटो ये सोचता है कि इन सभी की संख्या काफी ज्यादा है और साथ में यहाँ पर उन 4 जनरल्स में से एक भी होगा, तो ये बैटल काफी टफ होने वाली है। लेकिन वो एक काफी प्यारी सी स्माइल करता है, यानी कि सारा कुछ उसके हाथ में है। अब वो देखते ही देखते सारा का सारा माना इसला को दे देता है और उससे ये कहता है कि वो अपनी प्रेडिक्शन और साथ में पैरासिटिक एक्स की एबिलिटी को बढ़ा ले। इसला की पावर्स भी पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ गई होती हैं। टाकुटो उससे कहता है कि मैं इस बात को काफी अच्छे से जानता हूँ कि सामने वाले एनिमीज काफी स्ट्रॉन्ग है, पर तुम उनका काफी आराम से सामना कर सकती हो। कहानी चेंज होती है और फिर हमें उन डीमंस को दिखाया जाता है जो कि माइनो ग्रह में आ चुके हैं और यहाँ पर 2 डीमंस आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो इस जगह पर क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं उन्हें सामने से एक आवाज आती है और वो ये देखते हैं कि सामने एक काफी बड़ा ऑर्ग है और वो उनकी तरफ आ रहा है। इसकी बॉडी भी देखने में काफी भद्दी लग रही होती है, पर तभी अचानक से उसके अंदर से काफी सारे लार्वास बाहर निकलते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। चलो सारे के सारे रिट्रीट करो। इसला उनसे कहती है कि तुम सारे तो डीमन लॉर्ड की आर्मी का पार्ट हो और तुम इतनी जल्दी रिट्रीट कर रहे हो, तुम तो काफी फट्टू हो। आखिरकार तुम कौन हो, हमारे सामने आओ। अगर तुम डीमन लॉर्ड की आर्मी से हो तो तुम्हें काफी स्ट्रांग होना चाहिए। और इसला उनके सामने आ जाती है। अगली पल हम ये देखते हैं कि इसला ने सारे के सारे बंदों को ठिकाने लगा दिया है और वो ये कहती है कि ये काम तो काफी आसान था। लेकिन तभी फ्लेमिंग भी यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि तुम्हें इनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसे ये दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इसला को तो हम पहले से ही जानते हैं। फ्लेमिंग ये कहता है कि मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी में 4 जनरल में से एक हूँ और मेरा नाम है फ्लेमिंग और मैं हूँ द फ्लेमिंग डीमन। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी गुस्से में आ जाते हैं और एक दूसरे पर अटैक करते हैं, पर तभी हमारा सीन चेंज हो जाता है। हम ये देखते हैं कि टाकुटो इन दोनों को नोटिस कर रहा होता है और वो ये कहता है कि ये सारे आरपीजी गेम्स हैं पर हमारे कैरेक्टर्स इनसे काफी स्ट्रॉन्ग हैं। टाकुटो सारी चीजों को काफी अच्छे तरीके से एनालाइज करता है और वो ये कहता है कि अभी तो सारा मामला हमारे हाथ में है, पर फिर भी मुझे कोई न कोई गड़बड़ लग रही है। यहाँ पर ये दोनों अब भी फाइट कर रहे होते हैं और फ्लेमिंग उसके ऊपर फ्लेमिंग एरो से अटैक करता है, पर इसला को इससे कुछ भी नहीं होता और वो भी जवाबी कार्रवाई करती है, पर फ्लेमिंग भी इससे काफी आराम से बच जाता है। ये सारे लार्वास फ्लेमिंग को रोकने का ट्राई करते हैं, पर वो इन सभी को काफी आराम से जला देता है और अब वो काफी सारे बारबेरियंस को यहाँ पर समन करता है। क्या अब तुम फाइट करने के लिए तैयार हो? इसला उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हम सारे यहाँ पर इसलिए हैं ताकि हम तुम्हें मार सकें। और ये बोलते ही वो इसला पर दोबारा से अटैक करता है, पर ये सारे लार्वास सामने आ जाते हैं और इससे भी इसला को कुछ भी नहीं होता। मेरे मास्टर तुमसे ये जानना चाहते हैं कि फ्लेमिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये बोलते ही इसला अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है जिससे कि ये सारे के सारे बारबेरियंस ढेर हो जाते हैं, पर ये फ्लेमिंग अब भी बच जाता है। क्या तुम सच में इसके बारे में जानना चाहती हो? वैसे तुम्हारे मालिक तुमसे काफी कुछ छुपा रहे हैं, तुम कुछ भी कह लो पर इससे मेरी लॉयलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलते ही वो दोबारा से इसला पर अटैक करता है, पर इसला उसको काफी आराम से डॉच कर लेती है। तुम चाहे कुछ भी कर लो पर मैं माइनो ग्रे की एक काफी वफादार हूँ। तुम्हारी ये सारी बातें एकदम बकवास है। तुम अपने आप को उसका सर्वेंट कहती हो, पर तुम्हारे अंदर ये जो प्राइड है और साथ में कन्विक्शन, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं इस बात से काफी गुस्सा हूँ कि तुम अपने मास्टर को फ्रीली सर्व कर पाते हो, तो तुम्हें इसमें कैसा लगता है? इसला उसे बताती है कि ये काम करने में उसे काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो ये कहता है पर मैं अब भी किसी का गुलाम हूँ और मुझे जबरदस्ती उसे सर्व करना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा, जिसके बाद मुझे भी अपनी फ्रीडम मिल जाएगी। ये बोलते ही वो इसला पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है और ये अटैक इसला का पीछा कर रहा होता है और जैसे ही ये उसे लगता है तो वो एक कोकोन बना लेती है और इस अटैक से बच जाती है। फ्लेमिंग को इससे काफी गुस्सा आ जाता है और अब वो इसला के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है और इसला भी उन सारे अटैक से काफी आराम से बच रही होती है। अगली पल हम ये देखते हैं कि फ्लेमिंग की सारी आग बुझ जाती है और इसला उसे इंजर्ड कर देती है और उसे मारने से पहले उससे कहती है
हमारे किंग ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है कि तुमने हमें काफी कमजोर समझा और वो इसका भी काम 25 कर देती है। टाकुटो इसला से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। अरे मालिक आपका शुक्रिया। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ एरर आता है और इन दोनों का ही कनेक्शन टूट जाता है। इसला को भी ये बात समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर क्या हुआ। तभी कारिया और मारिया भी यहाँ पर आ जाती हैं, यानी कि बैटल फील्ड में। इसला सारे के सारे लार्वा से ये कहती है कि वो इन दोनों को प्रोटेक्ट करें, पर तभी हम फ्लेमिंग को देखते हैं जो कि एक काफी क्रीपी स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद ये सारे टाकुटो से बात करने का ट्राई करते हैं, पर ये ऐसा नहीं कर पाते और यहाँ पर जो सारे लार्वास होते हैं वो भी किसी चीज से डर रहे होते हैं और वो यहाँ से भाग जाते हैं। इसला भी ये सारा कुछ देखकर कारिया और मारिया को लेकर यहाँ से भाग जाती है, पर वो दोबारा से इसी जगह पर आ जाती है। फ्लेमिंग उसे देखकर जोर जोर से हंस रहा होता है। इसला उसके ऊपर अटैक करती है, पर इससे फ्लेमिंग को कुछ भी नहीं होता। टाकुटो को एक मैसेज आता है कि ऑटो डिफेंड एक्टिवेट हो चुका है। इसला उसे मारने का ट्राई कर रही होती है, पर फ्लेमिंग काफी खुश होता है। तुम मुझे मार नहीं सकती क्योंकि मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ। अगली पल हम ये देखते हैं कि इन सभी की बॉडी एकदम से स्टक हो जाती है। कारिया और मारिया को ये बात समझ नहीं आती कि उनकी बॉडी अपने आप ही आगे मूव कैसे कर रही है। इसला भी ये सारा कुछ देखकर काफी डर जाती है। फ्लेमिंग उससे कहता है चाहे तुम कितना भी स्ट्रगल कर लो, स्ट्रगल करने से कुछ भी नहीं होगा। अब तुम इन्हें मरते हुए देखो। इसला भी पूरा जोर लगाने का ट्राई कर रही होती है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। फ्लेमिंग उससे कहता है कि ऐसा करने का कोई भी फायदा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी से मूव कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सारे इस गेम के मौरे हैं। फ्लेमिंग आसमान की तरफ देखता हुआ काफी चिल्लाता है, जिसके बाद वो टाकुटो से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे काफी आसानी से मार सकते हो? और वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिससे यहाँ पर एक काफी तेज धमाका होता है और इससे कहानी पास्ट में आ जाती है, जहाँ पर हम कारिया और मारिया को देखते हैं और ये दोनों ही मून को देखकर ये कहते हैं कि मून काफी प्रीटी है। कारिया उससे कहती है क्या तुम इसका मतलब जानती हो? इसका मतलब ये है कि आई लव यू। ये मोमेंट इन दोनों के लिए ही काफी अच्छा होता है। फिर कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कारिया और मारिया जमीन पर लेटी हुई होती हैं और वो दोनों सेफ हैं, क्योंकि सारा का सारा डैमेज इसला ने अपने ऊपर ले लिया है और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। ये दोनों ही उसे देखकर काफी रोना शुरू कर देती हैं। आपके साथ क्या हुआ? आपने हमें बचाने के लिए अपनी ऐसी हालत कर दी, पर क्यों? इसला जो कि पहले से काफी वीक हो चुकी है, कारिया और मारिया उसे देखकर काफी रो रही होती हैं और वो ब्रेन ईटर्स और बाकी सबसे कांटेक्ट करने का ट्राई करती हैं, पर वो इसमें फेल हो जाती हैं। मेरी बच्चियां, मैं इस बात को जानती हूँ कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, पर इससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। पर ऐसा कुछ तो होगा जिससे हम आपको बचा सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसला ने अपनी लाइफ में जो भी मैजिक सीखा होता है और साथ में वो अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस इन दोनों को दे देती है और इन दोनों को आई लव यू कहकर यहीं पर खत्म हो जाती है। इस तरफ आटो सारे के सारे बारबेरियंस को गाजर मूली की तरह काट रही होती है, पर ये काफी सारे होते हैं। मोल्टार भी उसके साथ आने के लिए जिद करता है, पर आटो उसे मना कर देती है। वो ये कहता है कि हमारे किंग ने हमसे कहा है कि हम आपकी हेल्प करें और उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि हम डीमन लॉर्ड का स्ट्रॉन्ग होल्ड तोड़ दें। पर तभी उसके सामने काफी सारे बारबेरियंस दोबारा से आ जाते हैं और वो इन सभी को एक ही झटके में खत्म कर देती है। लेकिन जैसे उसे इसला के बारे में पता लगता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है। मोल्टार अपने सारे साथियों से ये कहता है कि वो सारे छुप जाएं और इसला अपने आसपास तबाही मचाना शुरू कर देती है। मोल्टार जैसे तैसे करके उसे शांत करता है और वो टाकुटो को इसके बारे में बता देती है कि इसला मारी जा चुकी है और ये सुनते ही वो भी काफी हैरान हो जाता है। अब वो ये सोचता है कि फ्लेमिंग्स का स्क्रिप्टेड इवेंट काफी फेमस है, पर वो इस वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि कारिया और मारिया दोनों ही इसला को खा लेती हैं और इससे इन दोनों को इसला की सारी पावर्स मिल जाती हैं और उन दोनों की एक एक आंख ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब आटो टाकुटो को सारा कुछ समझाती है कि इसला की मौत एक इमरजेंसी है और मैं वापस आ रही हूँ। वो बात तो सही है, पर रुको। टाकुटो उसे बताता है कि वो दोनों लड़कियां अब भी जिंदा हैं और वो दोनों ही साउथ की तरफ जा रही हैं। शायद से वो रिवेंज लेना चाहती हैं। वैसे भी मेरे ऑर्डर्स उन तक नहीं पहुंचेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम उनकी हेल्प करो, पर मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूँ और मुझे इसका ऑर्डर दीजिए। मैं ये सारी बातें काफी अच्छे से जानता हूँ, पर तुम वहीं जाओ। आटो वहाँ जाने से मना कर रही होती है। टाकुटो उससे कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है और वो इसे मान लेती है और साथ में वहाँ के लिए निकल जाती है। यहाँ पर टाकुटो एमिल से बातें कर रहा होता है और ये दोनों स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। एमिल को ये सारी बातें जानकर काफी चिंता हो रही होती है और वो टाकुटो से पूछती है कि वो आगे क्या करेंगे। तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं सही टाइम आने पर सारे ऑर्डर्स इशू कर दूंगा। गिया और एमिल जब ये सुनते हैं तो उन्हें ये काफी अजीब लगता है और उन्हें समझ नहीं आता कि टाकुटो को क्या हुआ है। वो काफी अजीब सा बिहेव कर रहा है। डीमन लॉर्ड की आर्मी भी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही होती है और कारिया उनकी एक और जनरल के पास आ जाती है, जो कि है विंड जनरल, और वो ये कहती है अरे ओए बच्ची, तुम तो काफी बहादुर हो जो कि मुझसे लड़ने के
के लिए अकेली ही यहाँ पर आ गई। मारिया भी एक और बंदे के पास आ जाती है जो कि डीमन लॉर्ड आर्मी का एक और जनरल है। तभी कारिया अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे ये सारे के सारे बारबेरियंस मरने शुरू हो जाते हैं और इस विंड जनरल को समझ नहीं आता कि आसपास क्या हो रहा है। जिसके बाद वो कारिया के ऊपर कर्स्ड विंड से अटैक करती है, पर कारिया को इससे कुछ भी नहीं होता और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और फिर देखते ही देखते इस विंड जनरल की बॉडी भी सिकुड़नी शुरू हो जाती है और ये मारी जाती है। इस तरफ मारिया उससे बचने का ट्राई कर रही होती है और उसे कुछ भी नहीं होता। उसके सामने जो अर्थ जनरल खड़ा हुआ होता है वो ये कहता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन अभी तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि हमारे ऊपर जिस मैजिक से अटैक हुआ है उसका नेचर कौन सा है। जिसके बाद वो अपने मैकेनिकल आर्मर को ऑर्डर देता है कि वो फाइट में कूद जाए, लेकिन वो फंक्शन करना ही बंद कर देता है, यानी कि उसके अंदर एक एरर आ जाता है। अब ये मारिया के ऊपर अटैक करने के लिए अपना अर्थ मैजिक भी ट्राई करता है, पर वो भी फंक्शन नहीं कर रहा होता। मारिया ये सारा कुछ देखकर काफी खुश हो जाती है और अब वो एक अटैक करती है और सामने आधे से ज्यादा बंदों को खत्म कर देती है और अब वो इस मैकेनिकल आर्मर को भी खा जाती है। अगली पल वो इस ओल्ड मैन का भी काम 25 कर देती है। अब कारिया और मारिया दोनों ही एक जगह पर आ जाती हैं और तभी एक और नोटिफिकेशन आती है कि सामने एक और थ्रेट आया है और वो है द एल4 सिस्टर्स। जिसके बाद हमें उस डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि कारिया और मारिया को मारने के लिए एकदम रेडी है और वो ये कहता है कि जब मैं इस पूरे वर्ल्ड को खत्म कर दूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि मैंने गॉड से कॉन्ट्रैक्ट किया है। जिसके बाद ये दोनों उसके सामने आ जाती हैं और ये डीमन लॉर्ड उन्हें मारने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने आसपास एक डार्क बैरियर बना लेता है, पर इन दोनों के हीरो स्टेटस के सामने ये बैरियर टूट जाता है। डीमन लॉर्ड ये देखकर काफी हैरान हो जाता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, मेरा ये डार्क बैरियर सिर्फ हीरोज ही तोड़ सकते हैं और मुझसे ये कहा गया था कि इस वर्ल्ड में हीरो एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये दोनों कौन है। और फिर अगली पल वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और वो इन दोनों के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन मारिया की एबिलिटी की वजह से ये सारे वेपन्स अटैक करना भूल जाते हैं। जिसके बाद कारिया उसके वेपन से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाती है और वो अपने क्लॉ से उसे रोकने का ट्राई करता है, पर उसका ये क्लॉ टूट जाता है। कारिया और मारिया उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देती हैं और उसे काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देती हैं। वो ये कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ क्योंकि गॉड मेरी साइड है और मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा और अपनी फ्रीडम को हासिल करूंगा। ये दोनों उसे मना करती हैं कि गॉड जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये दोबारा से अपनी विल पावर की वजह से हील हो जाता है। ये सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि गॉड मेरे साथ है और उनका नाम है। और इससे पहले वो गॉड का नाम लेता उसके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है और उसके बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं। कारिया और मारिया उससे ये पूछती हैं कि वो कौन है और उसने बीच में इंटरफेयर क्यों किया। वो दोनों काफी गुस्से में आ जाती हैं और उसके ऊपर अटैक करने वाली होती हैं, पर ये बंदा उनसे कहता है कि तुम्हारे पास ये जो एबिलिटीज हैं इससे तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगी। इससे पहले इन सभी के बीच में फाइट होती आटो यहाँ पर आ जाती है और वो इन सभी को रुका लेती है। वो ये कहती है तुम्हारा गोल पूरा हो चुका है और किंग ने हमें वापस आने के लिए कहा है। यहाँ पर ओटो उन दोनों को रोकने का काफी ट्राई कर रही होती है, पर वो दोनों आटो से कहती हैं हमारे किंग ने हमसे कहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और तुम भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। पर तभी उन्हें इसला की बात याद आती है और साथ में टाकुटो की भी, जिससे वो दोबारा से नॉर्मल हो जाती हैं और ये बंदा भी यहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों आटो से पूछती हैं क्या वो दोबारा से इसला को समन कर सकते हैं, पर आटो इस बात के लिए मना कर देती है, जिससे वो दोनों दोबारा से फूट फूट कर रोना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद हमारी कहानी चेंज हो जाती है और हम दोबारा से प्रिस्टेस स्वालिना और एराकिनो को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं और ये दोनों दोबारा से बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वालिना ये सोचती है कि मैंने इसे काफी बार हरा दिया, इसे जमीन में दफना दिया और साथ में जलाया भी, पर अब भी ये मेरे सामने जिंदा खड़ी हुई है। इराकिनो उससे कहती है कि दोबारा से डाइस को रोल करने का टाइम आ चुका है और इस बार डाइस में नंबर 100 आता है, जिससे ये सामने वाली प्रीस्टेस हार जाती है। इराकिनो ये देखकर काफी खुश होती है, ये तो होना ही था। जिसके बाद हमें टाकुटो को दिखाया जाता है जो कि इस बात को लेकर काफी चिंता में है कि उसे बाकी गेमर्स के साथ भी फाइट करनी पड़ सकती है, जैसे कि मैकेनिक्स के साथ, और अगर हम इसी तरह से परफॉर्म करते रहे तो हमारा मरना पक्का है। जिसके बाद वो काफी गुस्से में आकर फ्लोर पर पंच करता है, जिससे वो फ्लोर टूट जाता है और अब वो अपनी ताकत को आजमाने के लिए एक पेड़ पर जोरदार मुक्का मारता है और उसके भी 2 हिस्से हो जाते हैं। ओ अच्छा, तो सच में ये कोई गेम नहीं है जिसे मैं बाहर से कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं भी इस वर्ल्ड का एक पार्ट हूँ, यानी कि एक यूनिट। अब ये सारी मीटिंग करने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। आटो टाकुटो से कहती है कि वो इन दोनों बहनों को पनिश करे, पर टाकुटो ऐसा करने से साफ मना कर देता है। आटो ये सुनते ही काफी गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद टाकुटो उन सभी के सामने अपना सर नीचे कर लेता है और वो ये कहता है कि मुझे माफ करना। ये देखते ही सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं, अरे मालिक आप ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद टाकुटो उन सभी को ये बताता है कि हमें एसेंशियल विक्ट्री को हासिल करना है, जिससे एक सिविलाइजेशन काफी हायर मुकाम तक पहुँच जाती है, और अगर सच में
इस वर्ल्ड में इटर्नल नेशंस के मैकेनिक्स हैं, तो मैं उस विक्ट्री को हासिल करना चाहूंगा, क्योंकि इससे हमने जो कुछ भी खोया है हम उसे दोबारा से हासिल कर सकते हैं। फिर हमें टाकुटो को दिखाया जाता है जो कि अपनी सिविलाइजेशन के स्टैट्स को चेक कर रहा होता है, और वो ये देखता है कि सारे के सारे डार्क एल्व्स एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पर ये सारे इसला के लिए एक पेड़ पर जगह बनाते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये एक ग्रेव नहीं है, यहाँ पर इसला रेस्ट कर रही है। इस बात को लेकर ये सारे काफी चिंता में होते हैं, क्या ये टाकुटो का साथ दे पाएंगे। टाकुटो पीछे खड़ा हुआ उन सभी को नोटिस कर रहा होता है। कारिया और मारिया उन सभी को मोटिवेट कर देती हैं, और वो दोबारा से टाकुटो का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आटो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है, पर वो ये देखती है कि टाकुटो काफी निराश है। कारिया और मारिया उसे चीयर अप कर रही होती हैं, तो आटो भी उसके पास जाती है और उससे ये कहती है कि तुम इसके बारे में मत सोचो। टाकुटो ये कहता है कि कल मैंने सभी को डरा दिया और मुझे उन सभी से वो सब नहीं कहना चाहिए था, ये मेरी काफी बड़ी गलती है। पर ये तीनों उसे मना लेते हैं, जिसके बाद टाकुटो दोबारा से ये कहता है तो चलो फिर साथ में मिलकर असेंशन विक्ट्री को हासिल करते हैं, क्योंकि मैं इटर्नल नेशंस का टॉप प्लेयर हूँ और मैं ऐसे हालातों में भी हार मानने वाला नहीं हूँ। और वैसे भी एक बात तो तय है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो इसी के साथ हमारे इस एनिमे का ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और हाँ, कीप वॉचिंग एनिसोल।